बाकी सारे थिंकर्स भी समझेंगे। एक दो दिन में समझ में आएगा चीजों को। ठीक है। तो हम लोगों ने हॉब्स से शुरू किया। हॉब्स जो है, ठीक है, कर दे भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। आवाज आवाज सब परफेक्ट आ रही है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हॉब्स जो है, तो इनके बारे में हमने देखा, खास करके इनका टाइमिंग जो है, और वो है राइट टू लाइफ। ठीक है। तो हॉब्स का अगर मेन कंसर्न हम लोग देखें तो वो राइट टू लाइफ है। हॉब्स को इंग्लिश लिटरेचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर माना जाता है, बिकॉज उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने लेवियाथन नाम की बुक लिखी है जिसको आज भी मास्टरपीस कहा जाता है। इनफैक्ट लेटर डे के बहुत सारे स्कॉलर्स इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स उनको कहता है कि ही वॉज फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है। और थोड़ा सा मैकियावेली की तरह कंट्रोवर्शियल होता है। रीजन बीइंग उन्होंने चर्च को पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर डाल दिया। और उस समय में ये ट्रेंड चल भी रहा था। मतलब हो क्या रहा था कि इसी समय में इंग्लैंड के अंदर में खास करके प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है वो आ रहा था। और प्रोटेस्टेंट रिलीजन बेसिकली कहते कहते ही कहता था कि चर्च जो है वो हमेशा किंग के अंडर रहेगा, ना कि ऊपर रहेगा। तो इसके अंदर में फेमस है हेनरी द एट्थ। ठीक है। एक हेनरी करके यहाँ पर राजा हुआ करता था। तो मैंने आप लोगों को वैसे तो बताया हुआ है, लेकिन वापस एक बार बताता हूँ कि जब ब्लैक डेथ वगैरह होनी शुरू हुई, ठीक है, तो मल्टीपल चीजों की वजह से यहां पर इनके अंदर में एक क्वेश्चन करने की कैपेसिटी आती है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग आगे जाकर के इनको क्वेश्चन करते हैं। तो रिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनलाइटनमेंट तो शुरू हो ही चुका था। एनलाइटनमेंट क्यों शुरू हुआ? वो तो उसके पहले आप लोगों को याद होगा, रेनेसा हुआ था। अब जब ये सब चल रहा है उसी बीच के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है कि जो कैथलिक रिलीजन जो था या कैथलिक जो चर्च हुआ करता था, जिसकी एब्सोल्यूट होल्ड हुआ करती थी, अब इसके ऊपर में सवाल खड़े करने कर दिए। तो पहला सवाल आया जब ब्लैक डेथ हुई। तो बोले कि यार, तुम लोग तो कहते हो कि भगवान उनको बचाएंगे इनको बचाएंगे, लेकिन तुम्हारे खुद के चर्च के ही लोग मारे जा रहे हैं। जब प्लेग फैल रहा था तो तुम्हारे लोग तो बचने चाहिए थे ना, क्योंकि तुम तो भगवान के फेवरेट हो। तो वहां से सबसे पहले, और जब वन थर्ड यूरोप की पॉपुलेशन खत्म हो गई, छोटा मोटा नहीं है, वन थर्ड पॉपुलेशन खत्म होना बहुत बड़ी बात है। तो उस समय में थोड़ा सा क्वेश्चनिंग होने शुरू हुआ। और उसके बाद में खास करके जो मार्टिन लूथर किंग जब आते हैं, तो मार्टिन लूथर जो है तो उन्होंने सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया कि वो बोले कि परगेटरी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर में तीन चीजें होती है। एक होता है हेवन, दूसरा होता है हेल, और तीसरा इन दोनों के बीच में कि आप या तो यहां जाओगे डिपेंड अपॉन कि तुमने कितने पाप और पुण्य किए हैं। और तीसरा एक और चीज होता है जिसको कहते हैं परगेटरी, कि ये टेम्पररी स्टेज है। यहां पर जो है वो अभी तुम्हारा पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए कोई पेनेंस कर दे या फिर तुम्हारे लिए कोई दुआ वगैरह दे दे तो तुमको हेवन में भेजा जा सकता है। तो परगेटरी में तुम्हारे पुण्य जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। वो जमीन पे रहने वाले लोग करके देते हैं, अपने पूर्वजों का, हम लोग भी करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का जब यहाँ पर स्टेटमेंट जब आता है, तो चर्च ने इसको एक्सप्लॉइट किया। कैसे एक्सप्लॉइट किया? कि इसके लिए पैसे लिए। ठीक है। तो वहां पर जो खास करके जो पोप था, उसको बेसिलिका बनानी थी बहुत बड़ी। ओके। तो उसके लिए वो पैसे जमा करने के लिए लोगों को भेजते थे कि देखो देखो देखो, परगेटरी में तुम्हारा जो है वो पूर्वज इस तरीके से फंसा हुआ है, और तुम लोग ऐसे। तो मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत सिंपल सवाल किया। उन्होंने कहा कि पोप के पास में अगर ये पावर है कि वो पैसे लेकर के परगेटरी से तुमको पुण्य देकर के हेवन भेज सकता है, तो फिर व्हाई डोंट यू डू इट आउट ऑफ लव? क्या पोप के मन में प्यार नहीं है लोगों के लिए? अगर तुम्हारे पास में इतनी शक्ति है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो फिर प्रोटेस्टेंट इसी जो चर्च के जो करप्ट प्रैक्टिसेस थे, जिस पर मैकियावेली ने भी सवाल उठाया था, उधर ही मार्टिन लूथर किंग भी यहां पर सवाल उठाते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेवलपमेंट जो होती है वो गटेनबर्ग द्वारा होती है, कि वो एक प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस जब आती है, तो अब तक जो कुछ लैटिन में लिखा हुआ था वो सडनली एक्सेसिबल हो जाता है अलग अलग भाषाओं के अंदर में। अब सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज के अंदर में जो कॉमन लोग वहां पर पढ़ सके, इस तरीके से बाइबल को ट्रांसलेट किया जाता है। क्योंकि पहले जो है वो, जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो बाइबल में क्या लिखा है किसको पता है। जैसा भी इन लोग जो है, चर्च वाले लोग जो भी कहेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाइबल में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो ऐसा ही लिखा है, सवाल कैसे खड़ा करोगे। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे आता है। तो इन सब चीजों ने, मतलब ये ब्लैक डेथ हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गए, और कहीं ना कहीं एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, आप लोगों को जान करके शौक लगेगा कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन क्यों बढ़ा और खास करके इंग्लैंड के अंदर में क्यों बढ़ा। वो था हेनरी द एट्थ। ठीक है। तो हेनरी जो है, मैंने आपको बताया कि उसको प्यार था, तो एक्चुअल में देखें तो पहले वो कैथलिक रिलीजन का बहुत जबरदस्त सपोर्टर था। कैथलिसिज्म का जबरदस्त सपोर्टर था वो। लेकिन उसको करनी थी शादी, उसकी प्रेयसी से उसको प्रेम हो गया था एक औरत से। और उसकी जो पत्नी है, वो उस समय के होली रोमन एम्परर, मतलब जो इसका पूरा एकदम पूरा जो तुम्हारा रोमन एम्पायर है, होली रोमन एम्परर का मतलब जितने भी वो सबसे बड़ा किंग है, उसकी भतीजी। और उस समय का सबसे पावरफुल कंट्री मतलब स्पेन। तो स्पेन के किंग की भतीजी इसकी बीवी। इसने मांगा डिवोर्स, इसको डिवोर्स दिया नहीं। क्योंकि डिवोर्स कौन फाइनलाइज करता है? पोप। तो डिवोर्स से इसको एनलमेंट बोलते हैं। तो एनलमेंट जो है मैरिज की मांगी। और इसको क्या है, लड़का भी नहीं हो रहा था और इसको टेंशन आ रहा था कि बाद में सिविल वॉर ना हो जाए मेरे टाइम में। तो इसने ये सब किया। अब इसने जैसे ही ये इसने जब ये किया तो इसने क्या किया, इसने मांगा, नहीं मिला, तो फिर बोले ठीक है, आज के बाद से हमारा जो इंग्लैंड का जो चर्च है, आज से उसका कोई लेना देना रोम के चर्च से नहीं है। और हमारा पूरी तरीके से इस चर्च के ऊपर में पूरा पूरा हमारा कंट्रोल होगा। और इधर से प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो अब तक थोड़ा थोड़ा था, वो एकदम दर 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 बढ़ने लगता है। और पहले के जमाने में क्या था कि राजा का जो रिलीजन होगा वही प्रजा का भी रिलीजन होगा। और अब क्या है कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन ने जब तुमको थोड़े फ्रीडम्स दिखाए, जब वो सस्ता है, तो ऑब्वियसली लोग उसी तरफ जाएंगे ना। जस्ट इमेजिन करो, आपके पाप माफ करने के लिए एक रिलीजन पैसे मांगता है और एक रिलीजन नहीं मांगता है, तुम कौन सा चूज करोगे? जो नहीं मांगता है। लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगे, इजी था, सिंपल था। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग देखते हैं कि जबरदस्त रेवोल्यूशन जो है वो इसके अंदर में होता है। और यहाँ पर जो कैथलिक्स थे उनके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट करते करते लोग आए, उन्होंने अपना एक अलग सा रिलीजन बनाया जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिलीजन। अब मजेदार बात है, हेनरी के बाद में जो लोग आए, तो एक दो तीन लोग आए जिसमें से एक मैरी करके क्वीन आई थी बाद में। ठीक है। और बाद में एलिजाबेथ आई थी, और एक कोई तो और जो है वो इसका बच्चा आता है। तो ये जो था वो प्रोटेस्टेंट रहा। तो ये इसका जो बच्चा है वो प्रोटेस्टेंट रहा, तो फिर वो पूरा किंगडम ही तुम्हारा प्रोटेस्टेंट रहा। फिर उसके बाद में ये जब मैरी आई, तो ये ब्लडी मैरी थी, इसको ब्लडी मैरी कहते हैं। ब्लडी मैरी मतलब क्यों? क्योंकि ये कैथलिक थी। अब जैसे ये आई तो ये कैथलिक थी, तो फिर सडनली सारे के सारे लोग जो है वो कैथलिक हो गए। अब कैथलिक होने के बाद में फिर जो प्रोटेस्टेंट थे उनको परसिक्यूट किया जाएगा। तो उनको पकड़ पकड़ करके पीटा गया, मारा गया। और क्या होता है कि याद रखो, जब भी कोई मरेगा उसको मार्टिर कहलाया जाता है, और मार्टिरडम जब हो जाता है तो उसके बाद में वो चीज फैल जाती है। क्रिश्चियनिटी खुद सरवाइव मार्टिरडम के वजह से की थी। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्टेंट जिनको ब्लडी मैरी ने बहुत मारा, तो उनके वजह से सडनली प्रोटेस्टेंटिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। कि भाई देखो, हमारे लोगों ने यहाँ पर क्या दिया है, बलिदान दिया है। ओके। और फिर वो एलिजाबेथ आई तो उसने वापस से सब कुछ रिवर्स कर दिया। फिर धीरे धीरे अब यहाँ पे प्रोटेस्टेंट की रह रही रही, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो इंग्लैंड के अंदर में कैथolicism को फॉलो करते थे। ठीक है। अब लोग चाहते थे कि वो लोग जो राजा है, ठीक है, वो प्रोटेस्टेंट ही बना रहे। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, वो कैथलिक बन जाए। तो समहाउ फिर इसके बाद में जेम्स वन आता है, जेम्स वन के बाद में चार्ल्स आता है। और चार्ल्स के ही पीरियड में यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये थॉमस हॉब्स होता है। कि चार्ल्स के पीरियड में वो देखता है, अपने पीरियड में वो देखता है कि कितनी ज्यादा अफरा तफरी है। एक तरफ में चार्ल्स
जिसको सपोर्ट करने वाले थोड़े से कैथलिक्स बन जाते हैं बेसिकली, और दूसरी तरफ में पार्लियामेंटेरियंस। तो पार्लियामेंट को हेट करता है, पार्लियामेंट को बुलाता नहीं, कन्वीन नहीं करता, बिना फालतू टैक्स वैक्स लगाता है। और इन सब से परेशान होकर के जो पार्लियामेंटेरियंस है, ये बेसिकली उसके अगेंस्ट में, तो वो आया था वो 5 एमपीज को पकड़ने के लिए। लेकिन फिर उसी को, उसके बाद में चार्ल्स को ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, राजा को, सोचो इंग्लैंड के मेन राजा को, रानी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है पब्लिकली। तो इस पीरियड में जब थॉमस हॉब्स है, उस समय में उसने कैसी जिंदगी देखी होगी, वो सब देखने के बाद में फिर उसने यही कहा कि स्टेट ऑफ नेचर है सब कुछ, कि जब राजा ना हो तो क्या होता है। अब राजा के मरने के बाद में फिर एनार्की तो आनी है। तो भले ही वहां पे पार्लियामेंटेरियंस और ओलिवर क्रॉमवेल वगैरह वहां पे है, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकने वाला है क्या? नहीं। और हर तरफ में अशांति है। और तब तुमको क्या नहीं है? तब तुमको नहीं है राइट टू लाइफ। और थॉमस हॉब्स का काम है, वो तुमको राइट टू लाइफ दिलाएगा। थॉमस हॉब्स के बारे में कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट क्यों? क्योंकि उसने इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ दिया, उसने इंडिविजुअल के तौर तरीके पे विचार किया, उसने इंडिविजुअल को प्रोमिनेंस दिया, प्रायोरिटी दी। लेकिन ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूटिस्ट। मतलब या तो तुम इंडिविजुअलिस्ट हो सकते हो या तुम एब्सोल्यूटिस्ट हो सकते हो, ये दोनों है। ये तुमको इंडिविजुअल को जिंदगी मिल सके इसलिए एब्सोल्यूटिस्ट बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थॉमस हॉब्स को देखेंगे। बाकी थॉमस हॉब्स पे सवाल क्या आया था कि कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ वॉर। तो सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बताया वही है कि क्यों स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर होगी। फिर इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी, ऐसा भी एक सवाल आया है कि भले ही आपको वो एब्सोल्यूटिस्ट दिख रहा है, लेकिन वो एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है, वो इंडिविजुअलिस्ट है। ठीक है। फिर वो कहता है कि 2016 का क्वेश्चन है कि हाउ वुड आई एंड माई फेलो ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ वी वर टू फाइंड आरसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ नेचर, एंड व्हाट डज दिस बिहेवियर टेल अस अबाउट इनेट प्रीडिस्पोजिशंस। बेसिकली अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटिशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है। फिर कमेंट ऑन हॉब्सियन नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और बाकी के फिर कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स, 2013 का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको यूपीएससी पूछ चुकी है, इसी के इर्द गिर्द में हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया इंग्लैंड, इतने इंट्रोडक्शन से आपको समझ तो गया ही होगा कि इंग्लैंड जो है वो उनका स्पेस है। बुक का नाम लेवियाथन है। लेवियाथन वापस से आपको बता दूं कि एक सी मॉन्स्टर है, बाइबल के अंदर का एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है, बहुत पावरफुल है, उसको हरा पाना मुश्किल है। तो इसीलिए उसने ये नाम जो है वो चूज किया। ही इज नोन फॉर हिज थियरी ऑफ सॉवरेंटी। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने स्टेट की अथॉरिटी के अंदर में सबको डाला है, और इसीलिए इसको मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। ठीक है। ही गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट, दैट इज वाई सॉवरेंटी। राइट टू लाइफ का थिंकर है, और कार्ल मार्क्स खुद इसको एक बहुत बड़ा फादर ऑफ ऑल ऑफ अस इस तरीके से अनाउंस करता है। इंग्लिश लिटरेचर की भी उनकी बुक बहुत शानदार है। ओके। अब सीधी बात है कि जैसा मैकियावेली के साथ में हुआ कि उनकी द प्रिंस को जलाया गया हर तरफ में, ऐसे ही इवन लेवियाथन को भी जलाएंगे क्या? बिल्कुल। उसको बुरे बुरे नाम देंगे क्या? बोल, चर्च तो थोड़ी पसंद करेगा, बोले टैडपॉल फुल ऑफ पॉइजन। और क्या? और बोले कि बुक नहीं है, पॉलिटिकल बुक नहीं है ये, बोले इनफैक्ट ल्यूट डीमन प्रिंसिपल्स जो है वो इसके अंदर में तुमने दिए हमको। तो ये सब बातें जो है वो इसके अंदर में करता है। बैकग्राउंड के अंदर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो खेमे में लोग बटे हुए हैं। एक तरफ में ये रॉयलिस्ट है, लेकिन यही रॉयलिस्ट जो है वो कैथoliसिज्म को भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ में पार्लियामेंटेरियंस है जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को भी सपोर्ट करते हैं। और खास करके हम लोग इंग्लिश सिविल वॉर देखते हैं, जिसको प्यूरिटन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ये इन्होंने देखा है किस तरीके से 1642 से लेकर के 46 तक ये चलते रहा। लोग मरते रहे, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। इनफैक्ट खुद थॉमस हॉब्स उस समय में इंग्लैंड में नहीं थे, वो भाग गए थे, दूसरे दूसरे देशों में चले गए थे। वहीं पे फिर वो गैलीलियो वगैरह से भी मिलते हैं, वो कॉन्टिनेंटल यूरोप में आ गए हैं। और तब वो गैलीलियो से मिल रहे हैं, गैलीलियो से मिल करके फिर उन्होंने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड जो है वो वहां से समझा है, सीखा है। ओके। तो उनका कंसर्न ही है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ओके। उनका कंसर्न ही है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, और बाकी सब चीजों के लिए वो आगे अपनी बात बताने वाला है। ठीक है। तो ये
बेसिकली अपना सारा सिस्टम है। तो हॉब्स को मटेरियलिस्ट कहा जाता है, इंडिविजुअलिस्ट कहा जाता है, एब्सोल्यूटिस्ट भी कहा जाता है, यूटिलिटेरियन भी कहा जाता है। यूटिलिटेरियन कौन है? जो प्लेजर और पेन के पर्सपेक्टिव से बात करे। और क्या हॉब्स ये करता है? आंसर इज यस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वापस से एक बार रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड से कि कैसे। और सीबी मैकफरसन जो है वो इनको पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर भी कहता है। मतलब क्या? मतलब बेसिकली अब धीरे धीरे एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो है वो साइड में पैदा हो रहा है। अब तक क्या था कि अब तक ये नोबिलिटी हुआ करते थे, नाइट्स हुआ करते थे, इसके अंदर में कहीं ना कहीं अगर तुम देखो तो जो कुछ मिल रहा है वो तुमको बर्थ के बेसिस पे मिल रहा है, वर्थ के बेसिस पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे एक नई, ठीक है, एक नई रिच क्लास डेवलप हो रही है। ओके। और नई रिच क्लास कौन है वर्ल्ड के अंदर में, जो वर्ल्ड ट्रेड वगैरह कर करके निकल रहे हैं? तो ये लोग जो है, इन लोग निकल रहे हैं कैपिटलिस्ट करके। कि इन लोग बहुत बड़ा इन लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां पर करते हैं और पैसा कमाते हैं। हु इज कैपिटलिस्ट? कैपिटलिस्ट इज सिंपली अ पर्सन जो बहुत बड़ा पैसा डाले और उसके बाद में उसमें से रेवेन्यू निकाले। फॉर एग्जाम्पल, मॉल बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, वो कैपिटलिस्ट है। वो पहले पैसा डाल रहा है ना, पहले कैपिटल लेकर के आएगा, सारी रिस्क लेगा, सब कुछ करेगा, और उसका रिवॉर्ड है कि फिर उसको उसका प्रॉफिट मिले। तो वो कैपिटलिस्ट, तो ये कैपिटलिज्म मान। तो अभी तक के जो रिच लोग हुआ करते थे वो नोबिलिटी हुआ करते थे, जिनको फीफडम मिला हुआ है, या फिर चर्च से, कुछ चर्च के भी बहुत सारे लोग पैसे वाले हुआ करते थे। तो इन्हीं लोगों को बोल बोला था। अब धीरे धीरे ये लोग आ रहे हैं, तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता था लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। इनको क्या फर्क पड़ता है? इन लोग खुद ही सिस्टम के पार्ट है, और सिस्टम के पार्ट होने के बाद में तुम तो हमेशा ही बच जाओगे। बट ये लोग जो है, ये कैपिटलिस्ट जो है, इनको चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर। कि अगर हम लोग जो है वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और उसकी बुनियाद अगर कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट की अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हॉब्स कहता है। और यही चीज कौन चाहता है? यही चीज इवन कैपिटलिस्ट चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हुए हम लोग हॉब्स को देखते हैं, ऐसा अपने को दिखता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जो है वो इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बाकी फिर यहां पर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा। हमने ऑलरेडी देखा कि अब तक जो है वो जो भी माना गया वो क्या माना गया? राजा की पावर कहाँ से आती है? अब तक हर एक राजा, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं, इवन हमारे इंडिया के अंदर में कई बार जो है वो राजा खुद कहता था कि मेरे ही अंदर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है, तो सारे यज्ञ बंद करो और सारी आहुतियां मुझे दो। ऐसा कई बार हुआ है, और उसके बाद में फिर प्रजा ने द्रोह करके उनको हटाया भी है। तो खुद भागवत पुराण के अंदर में एक बहुत अच्छी कथा है, जिसके अंदर में एक राजा जो है, जिसका नाम होता है वेन। ठीक है, एक वेन नाम का राजा है। तो ये जब जन्मता है तो जन्म से ही शरारती होता है। बट इसके पिताजी जो है फिर भी इसको सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा, और एक दिन उसके पिताजी जो है वो सब राजपाट छोड़ करके चले जाते हैं। अराजकता ना फैले इसलिए फिर एक राजा को बिठाया जाता है, वो राजा होता है वेन। और ये वेन नाम का जो राजा है, ओके, उसको बिठाते समय में वहां के जो ऋषि मुनि है वो ये कहते हैं कि तुम्हारा धर्म होगा प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, तुम जो टैक्स ले रहे हो उससे तुमको प्रजा को बचाना है, ये सब करना है। तो ये सब बताया जाता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं करता है। तो वो ऋषि जा करके, तब कहीं कहीं पे अलग अलग कथाएं हैं। कोई कहता है कि उस राजा वेन को इन्हीं ऋषियों ने मार दिया, कुछ लोग कहते हैं द्रोह हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि और कुछ लोगों ने मार दिया और इसको हटा दिया, यहाँ पे फेंक दिया उसको। उनका कहना था कि भाई हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम जो है, तो राजा वेन कहता है कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश सारे मेरे अंदर में बसते हैं, और इसका मतलब ये सारी आहुतियां मुझे देंगी और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं ही भगवान का अंश हूँ। तो सारे राइट्स किसको मिल रहे हैं? सारे राइट जो किंग को मिल रहे हैं। ठीक है, सारे राइट जो है वो किसको मिल रहे हैं? किंग को मिल रहे हैं। प्रजा के क्या राइट्स हैं? कुछ भी राइट्स नहीं है तुम्हारे पास में। तो ये होता है, फिर इसको हटा करके फिर इनके ही बॉडी के पार्ट से फिर एक राजा को बनाया जाता है, जिसका नाम होता है राजा पृथु। और यही राजा के पृथु के नाम से हमारे पृथ्वी का नाम पड़ा हुआ है। कि ये पृथु ने फिर वहां पर मतलब एग्रीकल्चर किया, सब कुछ एकदम उगाया, और फिर सब लोग एकदम खुश हुए वगैरह। तो ये पृथु नाम यहाँ से आता है।
बट एनीवेज, व्हाट आई वाज सेइंग कि यहां पर भी राजा यही कहता है कि आई हैव डिवाइन राइट्स। डिवाइन राइट्स क्या है मेरे? मेरे डिवाइन राइट्स है कि भाई मेरे को भगवान ने अपॉइंट किया तो मैं जो चाहूं मैं वैसा करूंगा। तुम कौन होते मुझे क्वेश्चन करने वाले? ये पार्लियामेंट कौन है मुझे क्वेश्चन करने वाली? ये फ्यूडल लॉर्ड्स कौन है जो मुझे क्वेश्चन करते हैं? ये सब वो सब। तो कोई नहीं, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और उसी समय में फिर थॉमस हॉब्स जो है वो कहता है कि देखो, कोई डिवाइन राइट्स वगैरह नहीं होता है। जो हुआ है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में। बोले कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बोले बताता हूं ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ह्यूमन नेचर समझना होगा, आपको स्टेट ऑफ नेचर समझना होगा, और फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा। ये तीन चीजें समझ करके लो। बोले ठीक है, समझाओ। तो ह्यूमन नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स सबसे पहले कहता है कि देखो अपने को साइकोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी। अपने को ह्यूमन नेचर को समझने के लिए गैलीलियो का रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड जो है वो समझना पड़ेगा। रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड क्या कहता है? गैलीलियो का रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड कहता है कि जो भी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। तोड़ने के बाद में उसके अलग अलग एलिमेंट्स बनाओ। उन एलिमेंट्स के बीच में क्या को रिलेशन है वो देखो, और उसके बाद में उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करो। दिस इज रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। और डेस्कार्टिस नाम का एक थिंकर था, वो कहता था कि हम लोग जिस तरीके से मैथमेटिशियन के प्रिंसिपल्स इवन हमारे पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेस के अंदर भी ला सकते हैं। तो इन सब से इंस्पायर होकर के इन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्स किससे बना हुआ है। वो गलता है, यूनिवर्स पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। कैसे होता है? मोशन में, कंटिन्यूअस मोशन में चल रहे हैं। अब ये मोशन जो है वो दो टाइप की होती है। या तो वो मोशन टुवर्ड्स होगी या फिर अवे होगी। यानी कि वो मोशन अट्रैक्शन की होगी या फिर वो मोशन एवर्जन की होगी। तो अट्रैक्शन आपको उन चीजों से होगा जिनसे आपको प्लेजर मिलता है। तो हो सकता है आप में से किसी को भिंडी बहुत पसंद हो, किसी को आलू बहुत पसंद हो। कोई है? भिंडी पसंद है, आलू पसंद है, क्या पसंद है? भिंडी। ठीक है। तो भिंडी की सब्जी खाने पर तुम्हारे अंदर में मोशन जो है, पार्टिकल्स की मोशन थोड़ी सी इस तरफ में होती है। ओके। तो तुमको भिंडी पसंद है। वही अब करेला यहाँ पे किसी को पसंद है? नहीं पसंद है। ठीक है। एक ही इंसान को पसंद है। तो अब करेला जो है वो एवर्जन क्रिएट करता है, तो तुम क्या करोगे? करेले को अवॉइड और भिंडी को पसंद। तो ऐसे ही वो कहता है कि देखो, यूनिवर्स जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ह्यूमन ब्रेन भी पार्टिकल से बना हुआ है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर में भी कंटिन्यूअस पार्टिकल्स की मोशन है। और ये मोशन या तो अट्रैक्शन या फिर एवर्जन की तरफ में होगी। जो चीजें प्लेजर देती है वहां पर अट्रैक्शन, जो चीजें आपको प्लेजर नहीं देती है, पेन देती है, उनसे एवर्जन। तो वो कहता है कि मैन बाय नेचर इज यूटिलिटेरियन। मैन को यूटिलिटी ही समझ में आती है। मैन बाय नेचर इज यूटिलिटेरियन। तो जब यूटिलिटेरियनिज्म उसने बता दिया, फिर वो बोलता है कि देखो, मेरे दिमाग के प्लेजर और पेन ये मुझे ही समझ में आएंगे, ये और किसी को समझ में नहीं आएंगे। उसको भिंडी पसंद है तो उसी को भिंडी पसंद है, उसको तो आलू पसंद है ना। मुझे भी आलू पसंद है। तो बात क्या हुई कि जो हम लोग कहते हैं कि भाई तेरा दर्द मैं समझता हूं, वो हम लोग नहीं समझ सकते। हॉब्स के हिसाब से उसका प्लेजर उसका पेन उसी को समझेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से वो कहता है, और इन सब चीजों की वजह से वो ये भी कहता है कि ह्यूमन जो है वो कैसा है? सेल्फिश है। फिर ह्यूमन सेल्फिश है क्योंकि मेरे पेन और प्लेजर मैं ही समझ सकता हूं। और अगर तुमको ज्यादा से ज्यादा प्लेजर चाहिए तो तुम क्या लोगोगे? क्या चाहिए तुमको फिर? प्लेजर के लिए चाहिए तुमको प्लेजर। तुमको कहाँ से मिल रहा है? रिसोर्सेज से मिल रहा है। बराबर है। प्लेजर तुमको कहाँ से मिल रहा है? रिसोर्सेज से मिल रहा है। लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन सबको रिसोर्सेस चाहिए। अब जब रिसोर्सेस लिमिटेड है और सबको चाहिए, तो वांट्स तुम्हारी इनफाइनाइट है। और वांट जब तुम्हारा इनफाइनाइट होता है तो एक ही तरीका है रिसोर्सेस को लेने का, वो है पावर। बोले अगर तुमको पैसा कमाना है तो सबसे अच्छी जगह है पावर में चले जाओ।
कहीं कोई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दोगे, कहीं कुछ पास करवा दोगे, कहीं कुछ पास करवा दोगे, और तुम्हारे पास में भर भर करके जो है वो पावर आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, तुमको पैसा चाहिए, पावर में आओ। आज हमारे लिए वो रिसोर्स क्या है जिससे हमको प्लेजर मिलेगा? आंसर इज पैसा। और इसीलिए एवरीबडी इज गोइंग टू पावर। तो ज्यादा ज्यादा पावर अगर तुम इकट्ठा करोगे तो तुमको ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे। बट जब तुम पावर इकट्ठा करते हो तो तुम दूसरों के मन में इनसिक्योरिटी पैदा करते हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि बस हर तरफ में एक ही चीज चल रही है, वो है मारामारी। तब वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा। स्टेट ऑफ नेचर मतलब एनार्की की सिचुएशन, यानी कि उस समय में कोई भी पावर में नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है। उस समय क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसी होगी? तो मैं हमेशा उसका उदाहरण देता हूं कि ट्रैफिक के सिग्नल जैसी। जब भी किसी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाए, उसके बाद में हम लोग एक्चुअल में स्टेट ऑफ नेचर देखते हैं। ये भी घुस रहा है, वो भी घुस रहा है, यहां से घुस रहा है, वहां से घुस रहा है, हर तरफ घुस रहा है। और उस समय में पूरी एनार्की है। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। इसको लगता है ये कि बीच में घिसान, इसको लगता है ये क्यों बीच में घुसान। मतलब फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। आधा तो मुझे लगता है कि हम लोग इसीलिए ना प्रोटेस्ट वोटेस्ट करना चाहते हैं, आधे तो हम लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है कि क्या है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी लाइटें खराब हो जाती है, कभी भी लाइटें चली जाती है। तो ये जो है हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? कि किस तरीके से रिसोर्सेज जब कम होते हैं। और इसका बेस्ट उदाहरण है कि जब भी कभी पानी की किल्लत हो जाए, गर्मियों के अंदर में पानी की किल्लत के बाद में जब वाटर टैंकर आता है, तो अगेन तुमको प्लेजर कब मिलेगा? जब तुम नहाओगे, पानी पियोगे। वो प्लेजर के लिए तुमको पानी का रिसोर्स चाहिए। अब रिसोर्स अगर तुमको चाहिए, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर तो कोई रेगुलेशन होगा नहीं। पूरा स्टेट ऑफ नेचर होगा, पूरी एनार्की होगी, और एनार्की के अंदर में सब लोग जो है वो कोई बीच में लाइन में घुस रहा है, उधर मारा मारी हो रही है, उधर चिल्लम चिल्ली हो रही है। और जो ज्यादा पावरफुल है उसको ज्यादा पानी मिल जाएगा। तो ये हम लोग स्टेट ऑफ नेचर के अंदर में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन नेचर वो कहता है कि सेल्फिश है। और उसके लिए उसने एकदम साइंटिफिकली प्रूव किया है कि क्यों मैन जो है वो सेल्फिश है। क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट सिर्फ मुझे ही समझ में आती है, और मैं हर बार प्लेजर की तरफ में जाता हूँ, और मैं सिर्फ प्लेजर लूंगा। और दूसरा, फिर वो कहता है कि अब इस स्टेट ऑफ नेचर से अगर हम सबको निकलना है तो अपने पास में एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है? हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, वो है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बट कॉन्ट्रैक्ट कैसा? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जो एनफोर्सिएबल हो। तो वो कहता है कि देखो, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर में हम सब लोग सॉवरेन थे, हम सब के पास में सारे राइट्स थे। लेकिन हम सब के पास में सारे राइट्स होने के बावजूद भी हम सब लोग जो है वो, हमारे पास में रीजन होने के बावजूद भी हमारे पास में सफिशिएंट रीजन नहीं था, इसलिए स्टेट ऑफ नेचर वाज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। और ऐसी जब सिचुएशन होती है तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। देर इज नो डेवलपमेंट इन आर्ट, लेटर, लिटरेचर, नेविगेशन, साइंस नहीं होता है। तुम लोग पीछे रह जाते हो, तो तुम्हारा समाज पीछे रह जाएगा। तो क्या करे? तो वो कहता है कि देखो, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जितने भी लोग आए हैं, ओके, इन सबको बिठा करके इनसे बात करनी होगी और इनको बोलना होगा कि देखो, लेट अस कम टुगेदर। स्टेट ऑफ नेचर में हमारी हालत जो बहुत खराब है, बहुत जिंदगी बुरी है। इस बुरी जिंदगी को सुधार कैसे सकते हैं? तो हम लोग सब मिल करके एक साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कहेंगे कि आई विल गिव अप ऑल माय नेचुरल राइट्स। जो भी मेरे पास में नेचुरल राइट हुआ करते थे, नेचर के राइट्स हुआ करते थे, मैं अपने राइट्स गिव अप करता हूं। तुम भी अपने राइट्स गिव अप करो, और एक ही कंडीशन होगी कि हम लोग जो है वो जिस भी पर्सन को, या तो हम लोग किंग को सॉवरेन बनाएंगे, या फिर हम लोग असेंबली ऑफ पीपल को सॉवरेन बनाएंगे। बट इसमें से जिसको भी हम लोग सॉवरेंटी देंगे, इसका काम होगा हम सबकी राइट को बचाना, हम सबके लाइफ को बचाना। ओके। और ये सॉवरेन को हम लोग सारी की सारी अपनी पावर्स दे देंगे, और हम लोग सारे के सारे पावरलेस बन जाएंगे। हमारे पास में सिर्फ एक ही राइट होगा, दैट विल बी राइट टू लाइफ। और यही आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी रिफ्लेक्टेड है विद आर्टिकल नंबर 21। इनफैक्ट आर्टिकल नंबर 21, ये राइट टू लाइफ इतना सेक्रेट राइट है कि इमरजेंसी के अंदर में भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो इमरजेंसी हमारे कंट्री के अंदर में दो तरीके से लागू होती है।
एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल तब जब लोग आर्म्स लेकर के रेबेलियन करने के लिए आ जाए, और एक्सटर्नल तब जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो उस समय में। तो इन दोनों कंडीशन में, मतलब चाहे इंटरनल लगी हो चाहे एक्सटर्नल लगी हो, हम लोग आर्टिकल 21 को हटा ही नहीं सकते। इतना पावरफुल आर्टिकल इसको बनाया है। ठीक है। तो यही जो है वो इवन हॉब्स जो है तुमको देता है। तो सब लोग एग्री करते हैं कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हम लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, हम लोग जो है वो अपने सारे राइट्स इस पर्सन को या फिर इस असेंबली ऑफ पर्सन को हम लोग दे रहे हैं, ऑन द कंडीशन कि आप भी अपने राइट्स गिव अप कर रहे हो। ओके। और और इसको कोई भी वापस से क्लेम बैक नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो बडी विल क्लेम इट बैक। क्योंकि अगर वापस से तुमने क्लेम किया, इसका मतलब है यू वांट टू अगेन बिकम सॉवरेन। और बाय डेफिनेशन सॉवरेन कैन ओनली बी वन पर्सन। एक ही सॉवरेन हो सकता है। अगर तुमने सॉवरेनिटी वापस ले ली तो फिर वापस स्टेट ऑफ नेचर में जाएंगे। और क्या एक बंदे की गलतियों की वजह से सबको वापस से स्टेट ऑफ नेचर में लेकर के जाना सही होगा? तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब हमने साइन किया तो उसी समय में सॉवरेन को हमने एक और पावर दी, और वो थी पावर टू पनिश। कि जो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई ब्रेक करता है तो आप उसको पनिश करो। प्रॉब्लम विद यूनाइटेड नेशंस, क्या प्रॉब्लम है कि हमने भी यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर वगैरह हम लोगों ने सबने साइन किया हुआ है। ठीक है, हर कंट्री ने साइन किया हुआ है कि वॉर नहीं करेंगे, पीस रखेंगे। यूएन का मेन पर्पस वाज टू प्रिवेंट द वॉर। बट आज हम लोग देख रहे हैं कि यूएन हैज कंप्लीटली एंड मिजरेबली फेल्ड इन इट्स ड्यूटी। ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। आप कहो वहां पर हर तरफ में वॉर चल रहा है, और यूएन वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग। रीजन क्या है? कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया, चार्टर तो बनाया यूएन का, बट वेयर इज एनफोर्सिबिलिटी? तुम लोग जो है वो यहाँ पर पावर टू पनिश कहाँ लाए हो? यूएन के पास में ना खुद की आर्मी है, ना कुछ है, ना कुछ है, पनिश ही नहीं कर सकते। अब जब पनिश नहीं कर सकते हो तो सीधी सी बात है कि फिर वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाते हैं? वर्ड्स। और इसीलिए यहां पर हॉब्स कहता है कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। ठीक है, क्या कहता है वो? कोवेनेंट्स का मतलब होता है एग्रीमेंट्स। कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड आर नथिंग बट वर्ड्स। शब्द है बस, कि अगर तुम एनफोर्स नहीं करवा सकते हो उसको, तो फिर सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं ये सारे के सारे। और यूएन के केस में है ही ना, शब्द ही तो है। जब चाहे तुम कभी भी यूएन के एग्रीमेंट तोड़ देते हो, कौन है तुम्हारे ऊपर बैठने वाला? कोई भी नहीं है। तो फिर वापस से हम लोग एनार्की की स्टेट में आ जाते हैं, है कि नहीं? और स्टेट ऑफ नेचर वाला हालत ही है कि फिर जो ज्यादा पावरफुल है वो ही रहेगा पावर में, है कि नहीं? तो ऐसा हम लोग जो है वो इशू यहां पर देखते हैं। एनीवेज, फिर हम लोग जो है वो आगे देखें तो यहाँ पर सॉवरेन को पावर टू पनिश भी दिया है। तो सॉवरेन हमने बनाया, लेकिन सॉवरेन के साथ ही साथ उसको पनिश की पावर भी दी। मतलब उसको स्वॉर्ड की पावर भी दी है। ठीक है, उसको स्वॉर्ड की पावर भी दी है। नहीं तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वर्ड्स बच करके रह जाता। तो हम लोग देखते हैं कि हॉब्स जो है वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट से, जो ये लोग सारे के सारे एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन लोगों के साथ ही साथ यहाँ पर वो सोसाइटी फॉर्म करता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो पॉलिटी भी फॉर्म करता है। मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों डायमेंशन एक ही कॉन्ट्रैक्ट से उसके निकल करके आ जाते हैं। ठीक है। तो आई होप सबको सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो समझ में आया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैसे भी देखो कैपिटलिज्म को दर्शाता है थोड़ा सा। तो कैपिटलिज्म वैसे भी, कैपिटलिस्ट लोग वैसे भी चाहते थे, क्योंकि हुआ क्या था कि मेडिवल पीरियड के अंदर में अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा फेडरल थी। फेडरल मतलब क्या? मतलब किंग के अलग लॉज होंगे, चर्च के अलग लॉज होंगे, लोकल जो तुम्हारी चर्च होगी उसके अलग लॉज होंगे, फिर तुम्हारे जो नोबेल्स हैं उनके अलग लॉज होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हारा जो फाइनली जो नीचे नाइट वगैरह होंगे, उन लोग अलग लॉज बनाएंगे। फिर आपके कस्टम्स के लॉज अलग होंगे। तो ऐसे इतने सारे लॉज है, इतना सारा कंफ्यूजन है, तो क्या करें? तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी अपने को बनानी होगी जिसके पास में सिर्फ पावर होगी लॉ मेकिंग की। ठीक है। इनफैक्ट
हॉब्स ने कहा था लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन। लॉ क्या है? लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो जो सॉवरेन है उसी की कमांड को हम लोग ये कहते हैं। तो अब तक जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट वगैरह हुआ करता था, तो ये सब जो है उन्होंने कहीं ना कहीं हटा दिया, और यहाँ पर अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक ऐसा ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, कि हम सबका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे के साथ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ में बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर में इन्फ्लुएंस था गैलीलियो का, गैलीलियो रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। गैलीलियो उस समय में फ्लोरेंस में रहते थे, और ये भी फ्लोरेंस में उनको मिलने के लिए गए थे, वहां पे घूमते घूमते गए थे। और डेस्कार्टेस तो है ही, तो उनसे भी वो इंस्पायर्ड थे, और इन्हीं इंस्पिरेशन से उन्होंने ह्यूमन नेचर को डिफाइन किया, कि कहा कि कैसे यूनिवर्स के अंदर में जब पार्टिकल्स की मूवमेंट है, तो हमारे ब्रेन में भी पार्टिकल्स की मूवमेंट है, और वो ब्रेन में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसी से या तो अट्रैक्शन है या फिर एवर्जन है। और जहां पर अट्रैक्शन है वहां पर प्लेजर मिलेगा, जहां एवर्जन है वहां पर पेन मिलेगा। तो यही दो चीजें हैं जो डिटरमिन करती कि अपने को कैसे जीना है, और मेरी चीजें सिर्फ मुझे ही समझ में आएंगी। इसीलिए जब उससे पूछा कि भाई हॉब्स, तुम्हारा ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहना है, तो वो कहता है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, ह्यूमन नेचर यूटिलिटेरियन है, और ह्यूमन नेचर प्लेजर सीकिंग है। ओके, और हर कोई प्लेजर चाहता है। प्लेजर तुमको मिलेंगे रिसोर्सेस से, रिसोर्सेस तुमको मिलेंगे पावर से, तो इसलिए तुम पावर लोगे। और जब तुम पावर लोगे तो दूसरे लोग भी पावर लेने की कोशिश करेंगे, और फिर वो डिलेमा जो है तुम्हारा चलते रहेगा। और इसी डिलेमा की वजह से जब कोई अथॉरिटी नहीं होती है, तो इट बिकम्स वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो ये चीज याद रखिएगा, स्टेट ऑफ नेचर रियल में कभी एग्जिस्टेंस में थी क्या? आंसर इज नो, इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉब्स। ठीक है, हॉब्स ने तो ऐसा कहा जाता है कि हॉब्स से हर कोई नाराज था। हर कोई, हॉब्स से हर कोई नाराज क्यों है? तो देखो, किंग किंग को तो खुश होना चाहिए था कि भाई तेरे को एब्सोल्यूट पावर मिल रही है, तू तो खुश हो जा। तो किंग नाराज है। किंग नाराज क्यों है? किंग नाराज है कि किंग का कहना है कि तू मेरे डिवाइन राइट के बारे में नहीं बोलता है, तू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें करता है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि कल को जो मेरी मॉरल अथॉरिटी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। मैं जो भी चीजें करता हूं वो ऑटोमेटिकली सही नहीं मानी जाएगी फिर। तो डिवाइन राइट जो है, तो किंग का जो डिवाइन राइट है, ओके, उसकी बात हो रही है। और वो किंग उससे नाराज है कि तू डिवाइन राइट की बात नहीं कर रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। पार्लियामेंट उससे नाराज है। पार्लियामेंट नाराज क्यों है? पार्लियामेंट नाराज है कि भाई उसने एक एब्सोल्यूट सॉवरेन बनाने की बात की, और उसको पूरी एब्सोल्यूट तुमने पावर देने की बात की, तो पार्लियामेंट उनसे नाराज है। चर्च उससे नाराज है। चर्च क्यों नाराज है? चर्च नाराज है कि भाई तुमने उसको किंग की अथॉरिटी के नीचे रख दिया। बाकी लोग क्यों नाराज है? एवरीवन एवरीवन नाराज है, हर कोई नाराज है। हर कोई इसलिए नाराज है क्योंकि वो कहता है कि मैन इज सेल्फिश, जो कि सही बात है। उससे जब भी लोग पूछते थे कि यार तू ऐसे कैसे उसको सेल्फिश बोलता है, तो वो एक ही जवाब देता है। क्या जवाब देता है? वो बोलता है एक काम कर, अगर मैन सेल्फिश नहीं है तो आज रात को घर में ताला लगा के मत सोना, कुंडी लगा करके मत सोना। अगर मैन सेल्फिश नहीं है तो क्यों तुम बाहर जाते समय में ताला लगा करके जाते हो? अगर तुमको इतना ही लगता है कि मैन इज गुड बाय नेचर, नहीं नहीं, गुड बाय नेचर बट देर आर सम एलिमेंट, अरे भाई सम एलिमेंट्स है ना। तो तुम्हारे मन में फियर है ना कहीं, तुम्हारे मन में फियर है ना कि जो तुमने कलेक्ट किया है वो कहीं ना कोई चुरा ना ले। ये प्रॉब्लम है। और ये इसको हम लोग सोशल ये इसको हम लोग एक सोशल फैब्रिक का ट्रस्ट बोलते हैं। सोशल फैब्रिक जो होता है ना, अपने कंट्री का थोड़ा बहुत ही ज्यादा वीक है, सैडली। हम लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम लोग अगर किसी को काम दे रहे हैं ना, तो पहले तो अपने को सोचना पड़ता है ढंग से काम करेगा, पैसे तो नहीं खा जाएगा। 10 बार अपने को सोचना पड़ता है, दो लोगों से हम पूछते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं है। प्रॉब्लम है, हमारा सोशल फैब्रिक ही वीक होते जा रहा है। ट्रस्ट नहीं है हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर में, क्योंकि होता है ना अपने साथ में, कई बार लोग लुटेरे निकल जाते हैं।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इनफैक्ट आई थिंक चंदन के ही केस में हुआ है। चंदन के पापा की मोबाइल की दुकान है। एक मुंबई का अच्छा खासा नामी पार्टी वाला जो बंदा है, 15 लाख रुपए उसने लिए कि मैं तुमको मोबाइल भेजता हूँ। इन्होंने एडवांस भी किया है, 30 लाख का कुछ ऑर्डर है, 15 लाख एडवांस दिया है। और अब उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमको माल भेजता हूँ। गायब, बीच में से ही गायब। अब वो रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब तुम्हारा, लोग बैठे ही हैं तुमको बस फंसाने के लिए, टोपी पहनाने के लिए, पागल बनाने के लिए। तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन आएगा, प्लम्बर आएगा, जानबूझ करके देखेगा, छोटी सी चीजें तो भी। पंचर वाले पे अपने को ट्रस्ट नहीं है। हम लोग पंचर निकालते तो ऐसा नहीं कि जो पंचर निकाल रहे तो चल मैं घूम के आता हूँ। हमको पता है जहां पंचर नहीं होगा वहां पे भी वो दो सुई घुसेड़ी देगा। सबके साथ होता है ही नहीं, अपने को ट्रस्ट ही नहीं है लोगों के ऊपर में। क्योंकि सोशल फैब्रिक वीक है। सोशल फैब्रिक वीक है क्योंकि हमारा ट्रस्ट ही वीक है। एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते ना हम लोग। तो ये इशू आता है कि हमारा जब सोशल फैब्रिक वीक हो जाता है ना, तो ये सब इश्यूज आते हैं। लेकिन यही बाकी कंट्रीज में नहीं है। सिंगापुर में लोग अंदर से ही, नेचर से ही अच्छे हैं। अच्छा मानते हैं एक दूसरे को। हेल्पफुल है, स्माइलिंग है, चीयरफुल है। अपने यहाँ पे नहीं, अपने यहाँ पे मुंह सड़ा करके काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन हुआ मेरा, ठीक है, इमिग्रेशन होते समय में जब मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, ठीक है, तो अपने लोग एकदम, हाँ, टिकट निकालो, ये निकालो, वो निकालो। कोई बच्चा है तो कोई हाई फाई वाई फाई कुछ नहीं, उधर पहुंचते ही है हाई फाई, गिव मी हाई फाई, बच्चों को वगैरह। मतलब दे आर चीयरफुल बाय नेचर। हम लोग सब सब फ्रस्ट्रेटेड है। सब फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं। पता नहीं क्या दुख है हमको। कोई हंसते हुए काम ही नहीं कर रहा है। तो ये दिक्कत जो है वो आने लगती है। तो हर कोई जो है, तो जब वो बोला कि भाई हर कोई सेल्फिश है, तो एवरीवन, सब नाराज हो गए। नाराज हो गए तो वो तो एकदम सिंपल थियरी देता है। बोले नाराज हो रहा है तो हो जा, लेकिन फिर अगर तू एक दिन या 10 दिन तो बिना कुंडी के रह लेगा ना, उस दिन मैं मान लूंगा कि ठीक है भाई, तेरी बात सही है। तो वहीं पे प्रूव हो जाता है। बट इन सब से सब नाराज बैठे उससे। ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, और जब भी ये हो, उस समय में फिर आपके डेवलपमेंट के चांसेस होंगे क्या? आंसर इज नो। देयर इज नो स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लेटर एंड नेविगेशन और इंडस्ट्रीज, नहीं होगा वो। और यही क्वेश्चन कभी कभी अपने को आ जाता है, तो अपने को घुमा फिरा करके फिर सब कुछ वही बताना है कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है स्टेट ऑफ नेचर। उसके अंदर में वो बताता है कि भाई स्टेट, अगर अगर हम लोग देखें कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा, तो मैन यूटिलिटेरियन पावर सीकिंग होने की वजह से इट विल बी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, इट विल नॉट बी वेरी वेरी सोशल। इनफैक्ट तुम्हारे लाइफ की सिक्योरिटी भी नहीं होगी तुमको, है कि नहीं? तो लाइफ की सिक्योरिटी भी नहीं होगी, तो इसी समय में फिर ये सब चीजें कहाँ से डेवलप होंगी? और इसीलिए फिर अपने को सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके हमको एक सॉवरेन बनाना होगा, जो सबको लाइफ की सिक्योरिटी भी देगा, और वो जो कहेगा वो सबको करना भी पड़ेगा। तो ये वो सब बातें लेकर के आता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है फियर। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। और आप सबको पता होगा कि स्पेनिश आर्मडा का जब अटैक हुआ था, उस समय में हॉब्स बॉर्न हुआ था। तो जो आपको पता होगा कि 130 शिप्स जो है, और लगभग 30,000 लोग भेजे थे। लेकिन फिर उस समय में आए हुए तूफान ने, और थोड़ा सा ऑब्वियसली इंग्लैंड की जो शिप्स थी वो काफी क्विक थी, फास्ट थी, और आग उगलती थी, तो उसकी वजह से इन लोग जीत गए। बट स्पेनिश आर्मडा में इंग्लैंड का तो नुकसान तो होगा ही ना। कि भाई आज की यूएस की पावर समझो तुम्हारे ऊपर में कल को अटैक कर दे, तो तुम लोग कैसे डरे हुए रहोगे? तो वैसा इनके साथ में हो गया। तो स्पेनिश आर्मडा का जब अटैक हुआ तो बॉर्न हुआ, और बॉर्न होते फिर उसने बाद में लिखा भी आगे लेवियाथन, कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म नहीं दिया था, ट्विंस को जन्म दिया था। ट्विन में दूसरा जो ट्विन था वो मेरा था, फियर, डर। तो हम डर है, डर किस चीज का? लॉस ऑफ लाइफ का। तो सॉवरेन का एक ही काम है कि मेरी लॉस ऑफ लाइफ से मेरे को बचाए। ठीक है। तो बाकी फिर वो कहता है कि भाई
एलिमेंट ऑफ फियर है, यूटिलिटेरियन नेचर है, इन सब के वजह से फिर अपने को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और कॉन्ट्रैक्ट में सब लोग आ रहे हैं और सब लोग एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, सब लोग इस चीज को कहते हैं कि आई एग्री टू गिव अप ऑल माई राइट्स विच आई हैड इन स्टेट ऑफ नेचर टू दिस मैन और असेंबली ऑफ मैन ऑन अ कंडीशन दैट यू विल ऑल्सो गिव अप योर राइट्स। आउटकम क्या है, मैन पॉलिटिकल सोशल दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। और टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत एकदम क्लियर है। टर्म्स एंड कंडीशन में कहा है कि भाई देखो, इन स्टेट ऑफ नेचर एवरी पर्सन वाज सॉवरेन, एवरी पर्सन हैड एब्सोल्यूट राइट टू डू वॉट एवर ही वांटेड। ओके। लेकिन अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ये तुमने एक थर्ड पार्टी को दे दिया है, दैट इज स्टेट। अब से सारे पावर सारे राइट्स किसके पास है, स्टेट के पास में है। दूसरा, स्टेट बिकम सॉवरेन एंड मैन बिकम्स पावरलेस। और स्टेट का एक ही ऑब्लिगेशन है, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। फिर कॉन्ट्रैक्ट इज परमानेंट एंड वी कैन नॉट क्लेम आवर राइट्स बैक एंड स्टेट हैज पावर टू पनिश दोज ट्राई टू क्लेम सॉवरेनिटी बैक, क्योंकि एक के मिसचीफ की वजह से वी कैन नॉट पुट एवरीबॉडीज लाइफ इन डेंजर। और होगा, क्योंकि मैन सेल्फिश है बाय नेचर। तो अब क्या होगा कि कुछ लोग उस संस्था से, उस सिचुएशन से खुश नहीं होंगे, वो उसको तोड़ेंगे। और जब वो उसको तोड़ेंगे तो फिर सारी गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो ये सब बातें वो कहता है। बाकी फिर क्या, वो उससे पूछते हैं कि क्या हम लोग रेजिस्ट कर सकते हैं स्टेट्स को। तो वो कहता है कि एक ही कंडीशन में आप स्टेट को रेजिस्ट कर सकते हो, और वो कंडीशन क्या है, यस, राइट टू लाइफ। स्टेट हमने बनाई किस लिए है, सॉवरेंटी हम लोगों ने लाई ही किस लिए है, आंसर इज राइट टू लाइफ के लिए। और अगर तुम हमको राइट टू लाइफ नहीं इंश्योर कर सकते हो तो फिर तुम क्यों जी रहे हो भाई, फिर छोड़ दो तुम। फिर तुम्हारा और हमारा क्या नाता है। हम्म। कौन सी डेवलपमेंट। नहीं होता है, नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली यहां पर जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या, कि एक ढंग से एग्रीमेंट होना, और उस एग्रीमेंट का फिर सबने पालन करना। वो अगर एक दूसरे के बाद में सिर्फ वर्डली रहा तो, मैं बताता हूँ ना आपको, इसके एग्जाम्पल कई हैं। हर एक के फैमिली के अंदर में समय आता है जब आप लोग सब साथ में रहते हो, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। और एक समय के बाद में कभी ना कभी होगा कि आप लोग अलग होने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपके काका के साथ में, हो सकता है आपके बड़े पापा के साथ में, हो सकता है आपकी बुआ के साथ में। और उस समय में कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से कही जाएंगी और आप उसको मान लोगे, क्योंकि आप सोचे थे कि यार ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बहन है, ये कहाँ मुझे लूटेगा। लेकिन उस समय में मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज कॉन्ट्रैक्ट बना करके लेना। कितना ही तुमको प्रेम क्यों ना हो, लीगली गया हुआ एनी डे बेटर होगा। मेरे फैमिली के केस में सुनाता हूँ। मेरे पापा ने, एक पाली नाम का एरिया है राजस्थान में, काफी अच्छा है, सिटी है बेसिकली, तो वहां पर जमीन ली हुई थी। तो जमीन ली तो फिर सबने साथ में ली थी, अब कुछ लोगों ने बेच दी लेकिन मेरे पापा ने रखी वो। अच्छा, उस समय में क्या था कि 2002-2003 की बात है, कि अब तुम यहां से पूरे पैसे पहले तो भेजो, भेजने के बाद में फिर तुम क्या कहते हैं कि वो अपने नाम पे करो, इन सब में टाइम पास होने वाला था। तो उन्होंने बोला कि बहन तो वहीं रहती है पाली में, एक काम करता हूँ मैं 2 लाख रुपए तेरे को भेज देता हूँ। ये 2 लाख रुपए फिर उन्होंने वाया वाया भिजवाए, बोले कि मेरे लिए भी बाजू की जमीन खरीद लेना। अब खरीदते समय में वो खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जमीन किसके नाम पे ली गई, बहन के नाम पे, मतलब बुआ के नाम पे ली गई। अब वो बोले कि फिर ठीक है अभी तुम्हारी है, उगम सिंह की है, उगम सिंह की, ऐसे बोलते रहे। फिर क्या हुआ कि सडनली, मतलब अपना बिजनेस तो चलो चल पड़ा, उनका एकदम ठीक ठाक ही चल रहा था, और उनके भी 2 बच्चे थे, तो एक प्लॉट पर उन्होंने अपना घर वर बना लिया। अब उनके मन में ये लालसा जगने लगी कि यार दूसरा प्लॉट भी अब अगर मुझे मिल जाए तो बढ़िया होगा। ठीक है। बट फिर भी एक 2008-9 के करीब में फिर इन्होंने कहा कि पहले तो बोले कि क्या है, बहन के ही नाम पे तो क्या टेंशन लेना है। फिर मम्मी थोड़ा बोली कि भाई कभी कभी औरतों की बात इसलिए सुन लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होती है इन सब मामलों में। उन्होंने कहा कि भाई जमीन अपने नाम पे करवा लो ना, अभी इतना टाइम हो गया है, कल को किसी का मन बदल जाए तो पहले तो लड़े कि अरे तुम मेरे बहन पे शक करती है, ऐसा है वैसा है, ये तो अल्लाह की गाय है, वगैरह वगैरह।
तो उन्होंने बोला, तो बोला अरे क्यों बिना फालतू नाम ट्रांसफर वगैरह करा, तो तुमको जब जमीन चाहिए होगी तब दे देंगे। और मैं हूँ एकदम राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जब तुम कहोगे तब दे देंगे, बहन के पति वगैरह सब ऐसा बोल रहे हैं। बोले ठीक है। तो बोले कि बिना फालतू का क्यों स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरते हो, ये वो। तो बोले कि ठीक है फिर जान दो। फिर हुआ ऐसा कि 2013-14 के आते आते सडनली अब उनका मन बदलने लग गया, क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी उनकी। तो अब उन्होंने वो प्लॉट दबा लिया तो दबा ही लिया। आज उसकी कीमत लगभग 80-90 लाख रुपए है, और हमको मिला कुछ नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम देखो कहाँ कहाँ पे, लीगली कैसे जाए। पहली बात है, तुम कैसे प्रूव करोगे कि पैसे तुम्हारे थे। दूसरी बात है, जमीन ऑफिशियली बुआ के नाम पे है। तीसरी बात है, पोजीशन उनके पास में है। तो मतलब मेरे पास में लीगली भी कोई पावर नहीं है। और चौथा, अगर गुंडागर्दी करके अगर वापस लेनी है तो इतना तो हम नीचे नहीं गिर सकते ना कि बहन के अगेंस्ट में ही गुंडे भेज दे कल को। है कि नहीं। तो गया, बस रिलेशन खत्म हो गए। तो ये सब हो जाता है। तो इसीलिए जब भी कुछ भी हो, मतलब कितना ही प्रेम होने दो, आज सब कुछ अच्छा है, बढ़िया बात है, बट एंड में काम कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कहीं लिखित नहीं अगर है, जो एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो किसी चीज का वर्ड्स ही हो गए ना वो। अब बुआ बोलती रहेगी भाई ले लेना, जब चाहिए तब ले लेना, अब लेने जब जा रहा हूं तो दे ही नहीं रहे हो, और अब जब मांग रहे हो तो दे ही नहीं रहे हो। तो ये किस्सा है, और इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम क्लियर रखो। कुछ भी रिटर्न में होना चाहिए। इवन अन अकेडमी के साथ में मेरा हुआ। अन अकेडमी ने प्रॉमिस किया था इतने इतने शेयर्स दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा सैलरी कट ले लीजिए, हम आपको इतना इतना शेयर्स दे देंगे। रीजन बीइंग की भी कंपनी थोड़ा अच्छा नहीं कर रही है। तो बोला ठीक है। मौखिक रूप से हमारी बात हुई, रिटर्न कोई कम्युनिकेशन नहीं। अब फिर हो गया हवा हवाई। अब जब बाद में उधर के, और लीडर्स चेंज होते रहते हैं, लीडर चेंज हो गया, दूसरा आया, दूसरा बोला हमें नहीं पता, बस हाथ खड़े, खत्म, गेम ओवर। तो तुमको जो शेयर चाहिए तो मिले ही नहीं। तो ऐसा हमेशा होता है कि जो भी आपको कहा जा रहा है उसको एक बार आप लिखित रूप में लिखवा लो। तुम्हारा उनका कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई भी चीज कर रहे हो, कल को घर बनवा रहे हो, तो एक सिंपल सा एमओयू साइन कर लो, जिसके अंदर में लिख लो कि तू क्या देना चाहता है मुझे बता, मौखिक रूप से मत बता। मैं तुम्हें पंखे लगा के दूंगा, मैं जो पिलर बनाऊंगा उसके अंदर मैं कौन सा सरिया यूज करूंगा, मैं सीमेंट ले रहा हूं तो मैं कौन सा सीमेंट यूज करूंगा, मैं फर्शियों के लिए कौन सी फर्शी यूज करूंगा, सब कुछ लिखवा के लेना। क्योंकि अगर लिखवाओगे नहीं तो कल जब तुम्हारा डिस्प्यूट होगा, हुआ है मेरे साथ में। हमने जब बिल्डिंग बनाई उस तरफ की, तो यही वो बोलता है मैंने तो ये बोला ही नहीं, तुमने तो मेरे को इतने पैसे दिए ही नहीं, 1 रुपया अगर आपने दिया है ना तो एंट्री करके दो। ये चीज हम लोग फिर समझ गए थे। तो इसलिए जब मेरे पापा का और हमारे काका का जब सेपरेशन किया, कि अब बिजनेस को जरा बांट लेते हैं, क्योंकि अब तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक दोनों अलग नहीं होता है, तो जब सेपरेशन किया तो इस बार एकदम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ढंग से लिख दिए। उसी के अंदर में लिख दिया कि भाई आजू बाजू में दुकान भी नहीं करोगे मिठाई की। वो बात है अलग है कि उन्होंने फिर भी की, बट एटलीस्ट अपने पास में लिखित रूप में तो है ना। तो सब कुछ एकदम, और फिर उनको जो पेमेंट गए हैं, कि बिजनेस छोड़ने के लिए उनको जो पेमेंट है सारे एंट्रीज किए गए। कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए कुछ भी। तो इसलिए लिखित रूप में हमेशा काम करके लो, कॉन्ट्रैक्ट वो एनफोर्सेबल बन जाता है। ठीक है, ये सबको बता रहा हूं मैं, और ये सिर्फ छोटी ही लाइफ के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए। गिव मी इन रिटर्न एवरीथिंग, जो भी तुम प्रॉमिस कर रहे हो रिटर्न में दो, बस बात खत्म। तो यही है बात। बाकी आई होप सबको थियरी ऑफ सॉवरेंटी, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सबको समझ में आया। फिर आती है थियरी ऑफ सॉवरेंटी। तो थियरी ऑफ सॉवरेंटी, सॉवरेंटी मतलब कौन, सॉवरेंटी इज अथॉरिटी हु हैज अल्टीमेट पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके, इन अ एरिया। तो उसको हम लोग सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी का जनक कौन, थॉमस हॉब्स। हु इज द फादर ऑफ सॉवरेंटी, थॉमस हॉब्स। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने चर्च के ऊपर से, इनके ऊपर से, फ्यूडल अथॉरिटीज के ऊपर से सारी अथॉरिटीज हटा दी, और एक ही अथॉरिटी रखी। उसी को हम लोग जो है वो बेसिकली सॉवरेंटी कहते हैं। और वो सारी की सारी ईदर, तो अब याद रखो, आप लोग जो है वो भूलना मत कि कंटेंट क्या है, इट इज ईदर। तो हम लोग जो है वो, आई एग्री टू गिव अप ऑल माई राइट्स टू विच आई हैड इन स्टेट ऑफ नेचर टू दिस मैन, और असेंबली ऑफ मैन है।
मतलब ही नोज कि पार्लियामेंट भी हो सकती है वो, भले ही प्रेफर्स किंग, बट पार्लियामेंट भी हो सकती है क्योंकि पार्लियामेंट का ट्रेडिशन है ना उनके सामने। तो इसके लिए उसने यहाँ पे दिस मैन और असेंबली ऑफ मैन लिखा है, सिर्फ मैन नहीं लिखा है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट सॉवरिन कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो कहता है, और बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि स्टेट का इसेंशियल फीचर जो सॉवरेंटी बनती है। और आज स्टेट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें डेफिनेट टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेंटी और गवर्नमेंट, मॉन्टविडियो का कन्वेंशन है। मॉन्टविडियो कहाँ आता है? उरुग्वे। ठीक है। तो ये था अपना थियरी ऑफ सॉवरेंटी। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ लॉ। तो लॉ जो है वो दो टाइप के हैं, एक नेचुरल लॉ की ट्रेडिशन होती है और एक पॉजिटिव लॉ की ट्रेडिशन होती है। नेचुरल लॉ मतलब नेचर ने ही हमको दिए हैं, और नेचर की चीजें हमको किससे समझ में आएंगी? रीजन। तो इनको हर बार जो है वो आप लोग रीजन का नाम दोगे, रीजन। ठीक है। और पॉजिटिव लॉ जो होते हैं, पॉजिटिव लॉ मतलब क्या? जो स्टेट ने बनाया है, तो उनका एकदम सीधा कहना है, व्हाट इज लॉ? लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन। व्हाट इज लिबर्टी? लॉ क्या है? कमांड ऑफ द सॉवरेन। व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी इज साइलेंस ऑफ सॉवरेन। कि जहां पर सॉवरेन ने आपको कुछ नहीं कहा है वही आपको लिबर्टी है। तो वैसे तो वो लिबर्टी वगैरह पसंद नहीं करता है, बट तुमको कितनी लिबर्टी है, जहां पर सॉवरेन तुमको कुछ नहीं बोलता है वो सब चीजें तुमको लिबर्टी मिलती है वहां पे। ओके। तो थियरी ऑफ लॉ के अंदर में, थियरी ऑफ लॉ के अंदर में हम लोग जो है वो कहेंगे नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ जो है, तो नेचुरल लॉ सजेस्ट दैट देयर आर बेसिक मॉरल रूल्स एंड राइट्स नेचुरली पार्ट ऑफ ह्यूमन विच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू रीजन, एंड दे आर ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, हर किसी को मिलेंगे। जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है, प्रोक्रिएशन है, ये हमको मिलने ही चाहिए। आप नहीं रोक सकते मुझे। इनको नेचुरल लॉ ट्रेडिशन कहते हैं। ऐसे ही अपने कस्टमरी लॉज होते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ पर जो है वो सोसाइटी के अंदर में किस तरीके से शादियां होती है, लैंड राइट्स हो गए, ठीक है, ये सब हो गया। या फिर रिलीजियस लॉज होते हैं, ठीक है, कि आपका शरिया हो गया वगैरह वगैरह। ऐसे ही पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ के ये एग्जाम्पल्स है। इंडियन पिनल कोड पॉजिटिव लॉ है। मोटर व्हीकल एक्ट पॉजिटिव लॉ है। ठीक है। तो बाद में हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में भी फाइट होगी। लेकिन एनीवेज ही डजंट सपोर्ट नेचुरल लॉ मच। नेचुरल राइट्स को भी पसंद नहीं करता है वो कहता है नेचुरल राइट्स से हमको पता है क्या होने वाला है, स्टेट ऑफ नेचर वाला हाल होने वाला है। तो स्टेट ऑफ नेचर का हाल जो है उसको नहीं पसंद है, इसके लिए फिर वो नेचुरल राइट्स तुमको ज्यादा नहीं देता है। ऐसा है। ठीक है। फिर जो है वो सवाल आ सकता है, लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो उस पर हम लोग क्या लिखेंगे? घुमा फिरा करके यही लिखना है कि भाई हॉब्स जो है वो पॉजिटिव लॉ का स्कॉलर है। ठीक है, उसको पॉजिटिव लॉ पसंद है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स स्टेट इज बाय डेफिनेशन अ सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, और इसके पास में ऑल्सो पावर ऑफ पनिशिंग लॉ ब्रेकर्स। बराबर है। इफ पर्सन डज नॉट फॉलो लॉ, तो फिर इसका मतलब है कि उसको सॉवरेन बनना है, उसके लॉ के अंडर में रहना है, और बाय डेफिनेशन देयर कैन ओनली बी वन सॉवरेन। और इसलिए सॉवरेन वो है जो, मतलब लॉ वो है जो सॉवरेन का है, और सॉवरेन उसके लिए पनिश भी कर सकता है लोगों को। ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ। फिर ये कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स, ये भी एकदम इजी है। तो इसमें अगेन बताना है कि ही इज सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है। तो वो कहता है कि देखो लॉ डेफिनेट होना चाहिए, और लॉ तभी लॉ कहलाया जा सकता है जब उसके पास में एनफोर्समेंट की पावर हो। ठीक है। तो वो सीधी बात कहता है कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स कोवेनेंट्स which do not come with power of enforcement cannot be called as law because it will not serve any purpose। वर्ड्स ही रह जाएंगे, और ये यूएन के अंडर में हम लोगों को क्लियरली दिखाई देता है, इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत अच्छे से अपने को दिखाई देता है। तो आपके पास में दो ही ऑप्शन है, इधर टू लिव अंडर द एब्सोल्यूट स्टेट या फिर स्टेट ऑफ नेचर में। वो कहता है कि भाई एब्सोल्यूट स्टेट को एनी डे में प्रेफर करूंगा देन गोइंग फॉर द स्टेट ऑफ नेचर, रीजन बीइंग तुम्हारी जिंदगी का भी हक तुमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। वो कहता है कि तुम लोग जो नेचुरल लॉ की वगैरह बात करते हो, दीज आर नथिंग बट आर्टिकल्स ऑफ पीस एंड काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस। मतलब दे आर हाइपोथेटिकल एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं कि हाँ हाँ अरे हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत ले, वैसा।
तो बस आप सिर्फ हमको प्रवचन दे रहे हो और कुछ नहीं है वो। ठीक है, अगर बोले कि सच में नेचुरल लॉ या सच में लोगों के पास में इतना रीजन होता, तो स्टेट ऑफ नेचर में जो हाल है वो थोड़ी होता। नहीं है ना वो तो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट केओस एंड एनार्की ये हर तरफ में हम लोग देखते हैं, एंड दैट इज व्हाई ही सेज कि अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कंप्लीटली ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग उसके साथ एनफोर्सिबिलिटी ला। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बता भी सकते हो कि ये स्टेट ऑफ नेचर में है, इसीलिए यहाँ पे पावर इज एंड एंड पावर इज मींस, और वहां पर पूरी एनार्की है, किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी नहीं है, बोलो किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, बाकी फिर अब हम लोग चलते हैं हॉब्स के जो छोटे मोटे कंसेप्ट बचे थे उस पे। हॉब्स राइट्स पर अपना क्या बयान रखते हैं? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, नींद में हो, जगे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग। तो हॉब्स ऑन राइट्स क्या बोल रहा है अभी? राइट्स के बारे में हॉब्स का क्या कहना है? तो पहली बात तो वो राइट्स वाइट्स देने नहीं वाला है तुमको। वो बोलता है कि भाई तुम्हारे पास में स्टेट ऑफ नेचर में सारे राइट्स थे, फिर हमने देखा कि वो राइट्स का तुमने क्या किया। पर बोले यार ऐसे क्या कर रहे हो यार, एक तो राइट दो ना। वो बोलते ठीक है, एक ही राइट दूंगा, एंड दैट इज राइट टू लाइफ। बस उसके अलावा तुमको कोई राइट्स नहीं है। फिर तुमको राइट्स है या नहीं है वो आपका कौन डिसाइड करेगा? सॉवरेन। तो तुम्हारे सारे राइट्स लिए जा सकते हैं, सारे राइट दिए जा सकते हैं, तो तुम्हारे पास में कोई भी राइट्स नहीं है। तो हॉब्स डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। वो बोले कि था जब तुम्हारे पास स्टेट ऑफ नेचर में, तो हमने देखा तुमने क्या किया। ओके, और इसीलिए यहां से एक और नई थियरी आती है जिसको हम लोग थियरी ऑफ लीगल राइट बोलते हैं। पॉजिटिव लॉ के ही लीगल राइट, मतलब लॉ ने तुमको जो राइट्स दिए हैं वही लॉ राइट्स तुमको मिलेंगे बस। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर में आज भी हम लोग लीगल राइट्स की थ्योरी देखते हैं। ओके, तो फिर इसके अंदर में वो बोलते हैं कि देखो, स्टेट ऑफ नेचर में भले ही तुमको लगता था कि तुम्हारे पास राइट्स थे, बट राइट्स नहीं थे, तुम्हारे पास सिर्फ पावर्स थी। ठीक है, राइट तो तुम्हारे तब होते हैं। ओके, और स्टेट ऑफ नेचर में तो हमने देखा कि माइट इज राइट वाला ही फंडा सिर्फ चलता था। तो तुम्हारे पास में एब्सोल्युटली कोई भी जो है वो राइट नहीं हुआ करते थे। राइट अभी तुमको मैं एक ही देता हूं, वो है राइट टू लाइफ फिलहाल। तो तुम लोग ये सब ना नेचुरल राइट वगैरह की कुछ बातें मत करना, क्योंकि उस समय में चलती थी, ये सब बातें चलती थी। ठीक है, फिर उनसे पूछा अच्छा व्हाट अबाउट लिबर्टी, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ लिबर्टी? ठीक है, तो लिबर्टी के अंदर में वो कहते हैं कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। या फिर वो कहता है लिबर्टी सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू द मोशन। मोशन याद है आपको? मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो बोले इसी तरीके से जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर में अगर कोई तुम्हारा एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट नहीं है, तो फिर तुमको वहां पे लिबर्टी है। तो लिबर्टी ज्यादा देता नहीं है वो। पहली बात तो उसको लिबर्टी पसंद नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि लिबर्टी देने पे क्या होने वाला है। बाकी ये मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गया हुआ हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मेरी वाइफ है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये बराबर अभी 9 साल पुराना हूं मैं। हम्म। ये मैंने फोटो कितने साल पहले डाला हुआ है और अभी भी डाल के रखा है। जरा बाल ज्यादा थे, पतला था। ठीक है, एनीवेज, तो लिबर्टी के बारे में इनका क्या कहना है? तो लिबर्टी के बारे में एकदम सिंपल कहते हैं कि भाई एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट, या फिर जहां पर लॉ साइलेंट है वही लिबर्टी है। ओके, बाकी हम लोग कोई लिबर्टी नहीं दे, ही इज फियरफुल ऑफ लिबर्टी। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में लिबर्टी दी थी तुमको, फिर तुमने क्या किया? कांड ही किया ना, है कि नहीं? तो ऐसा, तो अब फिर बोले, उससे फिर पूछा कि तो क्या, फिर मतलब ये क्या होता है? तो बोलता है देखो, इम्पेडिमेंट्स ना दो होते हैं। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
ये इम्पेडिमेंट दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, और दूसरी जो होती है वो होती है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब, एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट का मतलब जो बाहर से तुमको रोके। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वाटर, क्या उसके पास में कैपेसिटी है फ्लो करने की? हम्म, ये वाटर के पास में कैपेसिटी है फ्लो करने की? आंसर इज यस। बट फिलहाल में मैंने उसके ऊपर में एक एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट लगा के रखा है। एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट लगाने के बाद में, डज इट हैव दैट कैपेसिटी एनी मोर, या दैट डज इट हैव ए लिबर्टी एनी मोर? नो। ठीक है, तो एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट जब होगी तो तुम्हारी लिबर्टी जो है वो कब हो जाएगी, समझ गए? नो लिबर्टी। और एक इंटरनल इम्पेडिमेंट होता है। इंटरनल इम्पेडिमेंट का क्या मतलब है कि भाई मैंने ये रखा है ना ऐसे ही, ये तो फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास में कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर इंटरनल इम्पेडिमेंट रहा तो फिर वो कैपेसिटी नहीं है तुम्हारे पास में, मतलब कैपेसिटी नहीं थी तुम्हारे पास। तो वो कहता है कि देखो, इम्पेडिमेंट में एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट नहीं होना मतलब लिबर्टी, और अगर एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट है तो तुम्हारे पास क्या नहीं है? लिबर्टी नहीं है। समझे? बस यही वो बात जो है वो कहेगा, वो पूरा एकदम अच्छे से अपने को समझाता है। तो एज आई सेड कि पहले तो हॉब्स इज नॉट एडवोकेट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इनफैक्ट ही इज फियरफुल, क्योंकि जब हमने देखा कि जब लोगों के पास में एब्सोल्यूट लिबर्टी थी तो लोगों ने फिर क्या कांड किए हुए हैं। ओके, लेकिन फिर इससे क्या होता है कि मैन जो है वो यूटिलिटेरियन है, उसका बिगेस्ट फियर है कि भाई खत्म हो जाएगा। तो पावर, पावर के डायनामिक्स, इसके वजह से फिर तुम क्या करते हो? तो वो कहता है कि भाई सॉवरेन जब आ जाए ना, सॉवरेन के आने में यू आर नॉट फ्री देन। तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम वही कर सकते हो जो तुमको सॉवरेन रोके, या जहाँ वो वही कर सकते हो जहाँ पे सॉवरेन तुमको नहीं रोके, जहाँ कोई हमने लॉ नहीं बनाया है। क्योंकि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सॉवरेन के अंडर में रहो या फिर एनार्की में रहो। और अगर तुम वापस एनार्की में गए तो फिर तुम्हारी हालत क्या होने वाली जिंदगी की अपने को पता ही है। घुमा फिरा करके आप लोग देख रहे हो वही वही स्टेटमेंट्स वापस आ रहे हैं अपने। मतलब मैंने आपको कहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट अगर स्ट्रांग कर लिया, हॉब्स पूरा हो गया। इसमें भी अपने को वही लिखना है वापस से। ठीक है, फिर एक्सटर्नल इंपेडिमेंट होता है, इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल इंपेडिमेंट क्या है? इट मींस कि लिबर्टी। अगर तुम्हारे पास में लिबर्टी है नहीं है, वो एक्सटर्नल इंपेडिमेंट पर डिपेंड करता है। और ये एक्सटर्नल इंपेडिमेंट यूजुअली कौन क्रिएट करता है? लॉ। ठीक है, फिर इफ लिक्विड इज कंटेन इन द बॉटल, लिक्विड इज अनेबल टू फ्लो। ठीक है, तो ऐसा ही, क्योंकि ये जो वॉल्स है ये तुमको रोकती है, लेकिन जैसे ही तुम ये वाला ढक्कन हटा दो तो ये बहने लगेगा। तो फिर उधर आपको लिबर्टी मिलेगी। और बाकी इंटरनल इंपेडिमेंट तो आपको पता ही है कि तुम्हारे अंदर में कैपेसिटी ही नहीं होना। तो इस तरीके से वो लिबर्टी को डिफाइन करता है, और उसका सिंपल कंसेप्ट जो है वो लिबर्टी का यही है कि इट इज वेयर लॉ इज इधर साइलेंट, या फिर एक्सटर्नल इंपेडिमेंट्स का ना होना। यही लिबर्टी है। लिबर्टी तुमको हमेशा सॉवरेन बताएगा कि क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास में जब स्टेट ऑफ नेचर में थी लिबर्टीज तो तुमने क्या किया हम सबको पता है। ठीक है, तो ये इसका एकदम सिंपल सा फंडा है लिबर्टी का। ओके, अब इसके बेस्ट एग्जांपल है, कितने लोगों के घर में या आजू बाजू में कोई ना कोई गुटखा खाता है? खाते हैं, बराबर है। अब जो है वो हम सबको पता है, ये लिबर्टी दी है तुमको। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में एक कानून है, और अब तो उन्होंने बोला है कि भाई जो भी गुटखा बेचते हुए पाए गए उनके ऊपर सीधा मकोका लगाएंगे। मकोका मतलब बहुत एकदम, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो तुम लोग ऐसा। तो इतने लेवल का तुम्हारे ऊपर में जो है वो खतरनाक लॉ वगैरह लगाया जाएगा। एनीवेज, बात ये है कि ये जो मकोका का कानून वगैरह लगाना है, बट उससे पहले यहाँ पर तो वही तुम कर्नाटक में खा सकते हो, गुजरात में खा सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट है क्या? है। तो तुमको फिर गुटखा खाने की लिबर्टी है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो ये लिबर्टी का बेस्ट एग्जांपल है। फिर एक
ये वाला स्टेटमेंट दिया जाता है कि while जीन बोडीन was at the gates of modernity, it was Hobbes who entered into it. ये एक स्टेटमेंट है, और एक दूसरा स्टेटमेंट अगला वाला है, ओके, हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। और एक तीसरा स्टेटमेंट ये है, नहीं ये वाला नहीं, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इसका क्रिटिसिज्म है वॉगान का। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपने को आज देखनी है, और फिर अपना हॉब्स जो खत्म हो जाएगा। तो पहला जो है चीज, वो है बेसिकली कि while Jean Bodin was standing at the gates of modernity, it was Hobbes who entered into it। मतलब क्या? मतलब बेसिकली सॉवरेंटी की फर्स्ट डेफिनेशन देने वाला हॉब्स नहीं था, रादर इट वाज जीन बोडीन। ठीक है, बट जीन बोडीन ने एक गलती कर दी। जीन बोडीन जब सॉवरेंटी की डेफिनेशन दे रहा था तो उसने कहा कि भाई सॉवरेन इज द पर्सन हु हैज अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और उसके लॉज मानने पड़ेंगे, वो एनफोर्स कर सकता है, सब बोला। बट ही सेड चर्च बस बाहर रहेगा, चर्च विल नॉट बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन। वो डरा हुआ था ना थोड़ा, तो और बाद में तो अपने को भी पता है कि इसको टैडपोल फुल ऑफ पॉइजन और पता नहीं क्या क्या बोला। तो चर्च को जैसे ही इसने सॉवरेंटी के बाहर रखा, तो फिर वो फिर गेट पे ही खड़ा रह गया। मतलब रेस चल रही है, रेस चल रही है, जीन बोडीन बस जीतने वाला है, लेकिन वो यहीं पे खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने चर्च को नहीं लिया। बट हॉब्स बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिसने इवन चर्च को भी उसके अंडर में लाया, सबको लाया, चर्च को भी लाया। इसीलिए फिर कहते हैं कि ही वो स्टैंडिंग एट द गेट्स ऑफ मॉडर्निटी। सिर्फ रुके ही हुए ही थे तुम, बट हॉब्स जो है वो पहले ही वॉक इन करके अंदर आया। इसीलिए हम लोग मॉडर्न डे का सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हॉब्स को कहते हैं, सॉवरेंटी का फादर हॉब्स को कहते हैं। समझे? तो यही इसमें लिखा है, द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निटी इज नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज सॉवरेंटी। इन मेकियावेली वी फाइंड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशन स्टेट, बट वी डिड नॉट फाइंड द आइडिया ऑफ सॉवरेंटी। ठीक है, मेकियावेली में। फिर द फर्स्ट पर्सन टू गिव थियरी ऑफ सॉवरेंटी वाज दिस बोडिन। लेकिन बोडिन जो है, तो उसने कहा कि भाई सब्जेक्ट के ऊपर में एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा, ये होगा। उसने अपनी पूरी बुक लिखी, सुप्रीम पावर वगैरह सब बोला। सिर्फ चर्च को छोड़ दिया, और चर्च को छोड़ दिया तो फिर वो वही हो गया कि उसके ऊपर में लिमिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉ वगैरह भी आ गया। तो जैसे ही उसने लॉ के ऊपर लिमिटेशन लगाया तो उसको हटा दिया। और फिर वो कहते हैं कि ये सारे लिमिटेशन हटाने वाला कौन है? हॉब्स। एंड इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हॉब्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड इनटू द गेट्स ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, और इसीलिए फिर हम इसको फादर ऑफ सॉवरेंटी वगैरह भी कहते हैं, या फिर फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी हम इसको कहते हैं। डन। अब जो है वो अगला है, हॉब्स एज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। ऐसे एक सवाल आ सकता है अपने को, क्या आएगा? ये वाला कोई ना कोई टेस्ट में मैं पक्का सवाल पूछूंगा आपको। ये मेरा फेवरेट सवाल है, यूपीएससी का भी फेवरेट सवाल है। इसके अलग अलग वर्जन होते हैं कि हॉब्स जो है, ही इज ही इज इंडिविजुअलिस्ट इन एजम्पशन बट एब्सोल्यूटिस्ट इन कंक्लूजन। ठीक है, ही इज इंडिविजुअलिस्ट इन एजम्पशन, मतलब स्टार्ट में वो इंडिविजुअलिस्ट है, बट वो इंडिविजुअलिस्ट को बचाने के लिए एब्सोल्यूटिस्ट बन जाता है। फिर सारे इंडिविजुअलिस्ट में से सबसे ग्रेटेस्ट है। अब लोग कंफ्यूज हो गए, लोग बोले अरे इसको आप कैसे बोलेंगे? जो एक एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट करने की बात कर रहा है, जो तो सिर्फ तुमको एक राइट टू लाइफ दे रहा है, उसको आप लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट कैसे बोल रहे हो? इंडिविजुअलिस्ट तो वो होगा ना जो सबसे पहले तुमको ज्यादा राइट दिलवाए। बट उसके बावजूद भी तो इसको पैराडॉक्सिकल आप लोग देख रहे हो, लेकिन ये पैराडॉक्सिकल है नहीं। ये बहुत लॉजिकली बात करने वाला है इस बारे में। क्या लॉजिकली बात करता है वो? तो सीधा है, इंडिविजुअलिस्ट दो सेंस के होते हैं, मेथोडोलॉजिकल और नॉर्मेटिव। मेथोडोलॉजिकल मतलब क्या? जो साइंटिफिक मेथड से बताया तुमको कि हम लोग जो है इंडिविजुअलिस्ट क्यों है। तो आपको याद होगा इसने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड जो है वो यूज करके उसने निकाला था, लॉजिकली स्टैब्लिश करके दिया था कि देखो, देर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स, देर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द इंडिविजुअल ऑल्सो, उसके ब्रेन के अंदर में भी, और ब्रेन के अंदर में प्लेजर और पेन के मूवमेंट चल रहे हैं, और मेरे सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं, इसीलिए इंडिविजुअलिस्ट। मैन इज एक्सेसिवली इंडिविजुअलिस्टिक, मैन इज एक्सेसिवली सेल्फिश,
और इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, सेल्फिश है, इंडिविजुअलिस्टिक है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट फिर बनाना पड़ता है। तो मेथोडोलॉजिकल सेंस में बताया वो इंडिविजुअलिस्ट कैसे है। दूसरा है नॉर्मेटिव सेंस में। नॉर्मेटिव सेंस में क्या होता है ना, देखो अभी इवन हम भी ऐसे ही समाज में रहते हैं। जब भी हम लोग हमारा प्रेफरेंस समाज के ऊपर में रखते हैं तो समाज अपने को अच्छा नहीं मानता है। समाज अपने को हमेशा बुरा ही कहेगा। फॉर एग्जाम्पल, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है, उनको सब अच्छा मानते हैं, समाज अच्छा मानता है, सही बात है। सही बात है। लेकिन भगवान बुद्ध को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि ही पुट हिमसेल्फ फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए सोचा, और खुद के, और खुद के परिवार के बारे में नहीं सोचा। बराबर है। लेकिन सोचो तो सही, उस समय में यशोधरा के साथ क्या हुआ होगा। सोचो तो सही, उस समय में राहुल के साथ में क्या हुआ होगा, जो उनका नया नया बेटा था, नवजात शिशु था। उनको छोड़ के गए। उनके पर्सपेक्टिव से वो अच्छे हैं क्या फिर? हम लोग देखते हैं, क्यों हम लोग जो है, दुर्योधन के पिता कौन, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को हम लोग बुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने खुद के बारे में सोचा, खुद के बच्चे के बारे में सोचा कि नहीं नहीं, दुर्योधन को राजा बनना चाहिए क्योंकि गद्दी पर मैं बैठा हूं अभी। नो डाउट पहले पांडु बैठा था, बट पांडु इसलिए बैठा क्योंकि मैं अंधा हूं। मैं अंधा हूं, इसलिए पांडु बैठा। बट पांडु की मृत्यु हो गई, पांडु की मृत्यु के बाद में मैं बैठूंगा, तो मेरे बैठने के बाद में इधर में ओरिजिनली जो गद्दी किसकी थी, मेरी थी, मुझे ही वापस मिली। तो वापस राजा भी अगला कौन बनेगा, मेरा बेटा बनेगा। तो ये जब थोड़ा सा तुमने खुद के बारे में जब सोचना शुरू किया, तो फिर तुमको क्या कर दिया, समाज का दुश्मन बता दिया गया, और तुमको बुरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा ही उस समय भी था कि जो भी अपने खुद के बारे में विचार करेगा, जो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, उसको आप विलनस बना दोगे। है ही ना ऐसा? सही बात है ना? क्यों धृतराष्ट्र और दुर्योधन विलनस है? क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोग यहां पर देखते हैं। क्या देखते हैं कि उनके भी समाज में जब तुम खुद के बारे में अगर सिर्फ सोचोगे, इंडिविजुअल के बारे में, तो उसको एकदम सडनली आप विलीफाई करोगे। लेकिन ये वो गिल्ट हटाता है, तुमको गिल्टी रखते हैं, गिल्टी बना देते हैं, तो वो गिल्ट हटाता है। वो बोलता है देखो, जस्ट लाइक इट इज नेचुरल फॉर अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड सन, इट इज वेरी मच नेचुरल फॉर मी टू बिकम एन इंडिविजुअलिस्ट। मेरे, अगर इंडिविजुअलिस्ट होना कोई पाप नहीं है, खुद के बारे में सोचना कोई पाप नहीं है। ये वाली बात वो बेसिकली इसमें कहता है, इन द नॉर्मेटिव सेंस। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स बता रहा है वो क्या कह रहा है? Hobbes does not consider being individualist to be wrong. Hobbes believes that just as there is no sin for earth to revolve around sun, similarly there is no sin if man is self-centered. He further argues that all persons are individualistic and utilitarian because appetite dominates everyone. ये उसका कहना है। तो दो सेंस में इंडिविजुअलिस्टिक है। पहले तो नॉर्मेटिव सेंस, मेथोडोलॉजिकल सेंस में मेथड से बता रहा है कि भाई देखो, कंटिन्यूअस, साइंटिफिकली कंटिन्यूअस मूवमेंट है ब्रेन में पार्टिकल्स की, और इसीलिए हम लोग जो है वो इंडिविजुअलिस्ट है। दूसरा नॉर्मेटिव सेंस में, कि कोई बुराई नहीं है, इंडिविजुअलिस्ट होना कोई बुराई नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअलिस्ट होने के बाद में तुम लोग जो स्टेट ऑफ नेचर का हाल कर देते हो वो बुरा है। और इसके लिए मैंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अगर ये तुम इंडिविजुअलिस्ट हो, इंडिविजुअलिस्ट होने की वजह से तुमको ही तुमसे बचाने के लिए, क्योंकि तुम लोग कुछ भी कर दोगे तुम्हारे सेल्फिश नेचर की वजह से, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे के सारे पावर्स ट्रांसफर करके एक सॉवरेन के पास में दे रहा हूं। और अब अगर कोई इस सॉवरेन को रेजिस्ट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, और आर्बिट्री मैनर में, ठीक है, द पर्सन, तो ही गेव द इंडिविजुअल द राइट टू रेजिस्ट इफ द स्टेट अटेम्प्ट्स टू, यू नो, टेक हिज राइट टू लाइफ इन आर्बिट्री मैनर। ये सिक्योरिटी नहीं दे रहा है तो फिर वो रेजिस्ट करने का भी पावर देता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। तो भले ही अपने को ऐसा लगता हो कि ही इज एब्सोल्यूटिस्ट, बट ही इज ऑल्सो इंडिविजुअलिस्ट। समझे सब लोग?
कभी कभी होता है ना खुद से ही खुद को बचाना। कैसे खुद से खुद को बचाना? तो आपने जो है, ठीक है, अब जैसे हम सबको अपनी फितरत पता होती है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने पिछले कुछ दिनों में 7-8 किलो वजन कम किया है। उसके पीछे जवाबदार मैं ही हूं। ओके, कभी कभी सेल्फ कंट्रोल हट जाता है, तो मैंने एक इनाम घोषित किया हुआ है। मुझे शाम को 6 बजे के बाद में कोई खाते पकड़ेगा, उसको 20,000 रुपये इनाम है। ठीक है, 20,000 रुपये इनाम है, मेरे दुकान में दिया हुआ है। अब मुझसे ही बचाने के लिए मैंने ये वाली पावर्स किसी और को दे दी है। अब सब लोग एकदम देख रहे हैं कि अरे, अरविंद सर खा तो नहीं रहे, अरविंद सर खा तो नहीं रहे। उससे क्या होता है कि मैं बताता हूँ हर बार, डाइट का सारा कचरा कब होता है पता है क्या? शाम को 6 बजे के बाद। अगर आप में से कोई डाइट करना चाहता है, मैं आपको बताता हूँ, डाइट का सारा कचरा शाम को 6 बजे के बाद होगा। आप सुबह उठ लिया, आपने सुबह एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, लाइट पोहा खा लिया और कुछ खा लिया, दोपहर का भी खाना आपने बराबर खाया है। इस शाम को 6 बजे के बाद में जो इधर पानी पूरी लगी है, ये लगा है, वो लगा है, खा रहे हो, तो सारा बैंड बजता है, उधर ही बैठे बैठे वजन बढ़ता है बस। एक ही नियम बना है। तब आप बोलोगे यार ये कैसा इलॉजिकल तुमने बना के रखा है, शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना। एब्सोल्यूटिस्ट हो तुम तो। बट वो एब्सोल्यूटिस्ट इसलिए है ताकि मुझे बचाना है, मुझे ही मुझे बचाना है, बस। मेरा डाइट का एकदम सिंपल फंडा है, जो खाना है दिन भर सब खाओ, सिर्फ शाम को 6 बजे के बाद मत खाना। तो शाम को 6 बजे नहीं खाओगे, सुबह 7 बजे तक वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा वैसे भी एक अच्छा फास्टिंग पीरियड भी हो जाता है 10-12 घंटे का। पानी पीना अलाउड है, बस पानी पीते जाओ। और कभी कभी एक आध बार बहुत नींद आई तो चाय अलाउड है, बस। पीना अलाउड है चाय, लेकिन खाना कुछ नहीं है। खाना नहीं है तो फिर एकदम ऑटोमेटिकली तुम देखो, अभी 2-3 लोगों को मैंने बोला है कि यही नियम अपनाओ, थोड़ा 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 उनका भी फर्क हो रहा है, कि सारा कांड हम लोग 6 के बाद ही करते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो भी खा रहे हो वो सब एकदम बाद में ही खाते हैं। और होता क्या है कि अगर स्ट्रिक्ट डाइट करो कि मीठा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो प्रॉब्लम ये है कि मन मार मार करके फिर जिंदगी जीने का क्या मतलब है? और मन मार मार करके डाइट होती भी नहीं है। फिर उसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अब इतना किसी के पास है नहीं। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें करते चलो, तो वैसा है। ओके, एनीवेज, सबको ये वाला मुद्दा समझ में आया कि व्हाई ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। एंड अगर ऐसे ही सवाल आ जाए कि ही इज, यू नो, ही इज इंडिविजुअलिस्ट इन assumption बट एब्सोल्यूटिस्ट इन कंक्लूजन, बता सकते हैं हम लोग कि वही बताना है कि इंडिविजुअलिस्ट इन assumption मतलब क्या। मेथोडोलॉजिकली और नॉर्मेटिव सेंस में वो इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, बट इंडिविजुअल को ही इंडिविजुअल से बचाने के लिए वो सॉवरेन बनाता है, और सॉवरेन जो है उसको एब्सोल्यूट पावर दी हुई है। ठीक है, तो उससे फिर उसके राइट्स वगैरह थोड़े से रुकते हैं, इसीलिए उसको एब्सोल्यूटिस्ट इन कंक्लूजन कहा जाता है। और ये पैराडॉक्स नहीं है, इनफैक्ट यही वो लॉजिकली उस मुकाम तक पहुंचता है। ठीक है, ऐसा है। फिर ये वाला एक और सवाल है, देर इज नथिंग इमॉर्टल विच मॉर्टल्स मेक, येट इफ मैन यूजेस रीजन विच ही प्रिटेंड्स टू, ही कैन सेव कॉमनवेल्थ फ्रॉम गेटिंग पेरिश्ड बाय इंटरनल डिसीज। बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर पे कमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा अपने को ऐसे लगेगा कि अरे हॉब्स क्या बातें कर रहा है, बट ये भूलो मत, हॉब्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का लिखा हुआ तुमको इजीली समझ में आ जाए, तो फिर क्या मतलब है मुझे बताओ? क्या सेंस बनता है इस बात का? उसकी तो बात जल्दी से अपने को समझ ही नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? तो सिंपल है, देर इज नथिंग इमॉर्टल विच मॉर्टल्स मेक, कि एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इमॉर्टल रहेगी, जो मॉर्टल्स ने बनाई। मॉर्टल्स मतलब हम लोग, ठीक है? जो मर सकते हैं वो कोई अमर चीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, येट इफ मैन यूजेस रीजन विच ही प्रिटेंड्स टू, फिर भी अगर तुम थोड़ा सा रीजन यूज करो, जो तुम प्रिटेंड करते हो कि मैं रीजन यूज करता हूं, यू कैन सेव द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मतलब नेशन। तो ब्रिटेन का टर्म है ये, हर बार उन लोग जो है देश के लिए कॉमनवेल्थ यूज करते हैं, कि भाई व्हाट वी आर, कि हम सब की वेल्थ जो है कॉमन है, कॉमनवेल्थ, ऐसा। तो वो कहता है कि
अगर फिर भी मैन ने अगर रीजन यूज किया तो वो कॉमनवेल्थ को बचा सकता है फ्रॉम गेटिंग पेरिश्ड फ्रॉम इंटरनल डिसीजेस। ठीक है, तो फिर उसमें अपने को शुरू करना है कि भाई देखो, इतने मस्त मस्त बातें की, मतलब तुम इंग्लिश लिटरेचर के तो बहुत बड़े थिंकर हो। जैसे पॉलिटिकल फिलोसोफर ही नहीं, इंग्लिश लिटरेचर में भी तुम्हारा बहुत, तुमको बहुत महारत हासिल है। फिर वो बताता है कि देखो, स्टेट इज प्रोडक्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड से बताया कि यूटिलिटेरियन है। और स्टेट ऑफ नेचर जो है उसका क्या हाल है। ठीक है, ये सब बता करके फिर अब बता दो कि कई बार ऐसा होता है कि हर बार जो है पैशन विल डोमिनेट ओवर द रीजन। और इसीलिए फिर हम लोग देखते हैं कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होते रहेगा। और फिर लोगों की लाइफ भी नहीं प्रिजर्व होती है। ओके। और इसीलिए द स्टेट बिकम सॉवरेन, तो फिर तुम लोग इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, स्टेट बिकम सॉवरेन। और फिर तुम लोग जो है वो जो भी लॉ बनाओगे वो कमांड ऑफ द सॉवरेन होगा। और फिर ओके, हॉब सजेस्ट दैट मैन शुड नॉट ब्रेक, ओके, ब्रेक दिस लॉ, या फिर इस कॉमनवेल्थ के अगेंस्ट में कुछ मत करना। अगर तुमने किया तो फिर तुम लोग जो है वापस से इंटरनल डिसीज से पेरिश हो जाओगे। कोई सजेशन दे रहा है कि भाई थोड़ा रीजन यूज कर लेना, थोड़ा सा, और कुछ नहीं। बाकी फिर ये एक आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख करके आज का लेक्चर हम लोग खत्म कर देंगे। वो ये है कि लेवियाथन को फ्रूटलेस बुक ऑफ हिस्ट्री एंड यूजलेस बुक ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा था वॉगन ने। तो वॉगन उनका कंटेम्प्ररी, अब देखो कुछ ना कुछ तो ये हर तरफ में आपको दिखाई देगा, हाँ? कुछ लोग सीजेपी के चमचे होंगे, कुछ लोग बीजेपी के चमचे होंगे। तो अब जो सीजेपी के चमचे वो सीजेपी के फेवर में बातें करेंगे, बीजेपी के चमचे बीजेपी के फेवर में बातें करेंगे। तो अब हॉब्स जो है वो एंटी चर्च बातें कर रहा है। कुछ लोग होंगे जो चर्च के सपोर्ट में आएंगे फिर, उसमें से ही वोगॉन है। ठीक है। तो वो बोलता है कि लेवियाथन जो है वो एक फ्रूटलेस बुक ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास गलत बता रहा है। बोले, बोले क्यों? बोले, मैं हॉब से पूछना चाहता हूं कि इतिहास में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? कब हुआ था? हुआ ही नहीं। इतिहास में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो बोले, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तब कैसे थोप रहे हो? तो मतलब कुछ भी हिस्ट्री सुना रहे हो क्या हमको कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? अरे कब हुआ? दूसरा, वो बोलता है कि यूजलेस बुक ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑल्सो, कि इसमें कुछ मिलता नहीं अपने को, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में कुछ सब बकवास लिखा हुआ है। बोले, तो वोगन उनका कंटेम्प्ररी क्रिटिसाइजर है, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तब सीधी सी बात है कि हॉब्स जो है वो भी कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर माना जाता है, उसकी भी बुक्स को जलाया गया मैकियावेली की तरह। उसको डेविल बोला, मॉन्स्टर ऑफ मालमेसबरी बोला, टैडपोल फुल ऑफ पॉइजन बोला। और वोगन जो है वो बोलता है कि लेवियाथन इज अ फ्रूटलेस बुक ऑफ हिस्ट्री। वो कहता है कि देखो बताओ भाई, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था। ओके। एंड देयर वर नो हिस्टोरिकल एविडेंसेस टू प्रूव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। लेकिन फिर अपने को बताना है कि देखो, इट इज नॉट यूजलेस बुक ऑफ हिस्ट्री, रीजन बीइंग वो एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट नहीं दे रहे अपने को, कि वो नहीं बता रहे कि कैसे इवोल्यूशन वगैरह हुआ। वो एक लॉजिकल तुमको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों सॉवरेंटी अपने पास में आनी चाहिए, और उसके लिए तुमको स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कभी कभी अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्स एज्यूम करना पड़ता है ना। जब तक तुम बोलोगे एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, अरे भाई एक्स नहीं होता है, बट एक्स से बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर उसका हुआ था कि भाई पॉलिटिकल फिलो सिस्टम के लिए भी बुरी बुक है, बोले कि इसमें से कुछ अपने को अच्छा नहीं मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई, कार्ल मार्क्स, बेंथम जैसे जो थिंकर है उन्होंने फादर ऑफ ऑल ऑफ अस बोला है इसको। ठीक है। लेवियाथन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट। आज जो भी है सॉवरेंटी की डेफिनेशन है, या फिर आज जो भी हम लोग पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं, ये सब लेवियाथन की वजह से आया हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हो, तो अपने को पूरी तरीके से डिफेंड करना है। अपने को यही कहना है कि भाई इनफैक्ट ये सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसॉफी की ही नहीं, तो इनफैक्ट इंग्लिश लिटरेचर की भी वन ऑफ द शानदार बुक है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफेंड करेंगे। तो गाइज यहां पर अपना हॉब्स हो गया है पूरा। और अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे कल के लेक्चर से, कल मतलब परसों के लेक्चर से, वेडनेसडे को अपना लेक्चर नहीं होता, लॉक से। ठीक है। तो अब जो है वो आपको दो क्वेश्चंस देता हूं मैं, 2 दिन के 2 क्वेश्चंस। तो उसमें से एक तो है कि आपको ये इंडिविजुअलिस्ट
तो हॉब्स वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, वो वाला क्वेश्चन करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये। हाँ, नहीं नहीं, वो 15 मार्क्स के लिए करना है। ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, ओके, वो एक करना है। और दूसरा जो है वो ये वाला करो, कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ वॉर, 10 मार्क्स के लिए। ये दो क्वेश्चंस है, लिंक्स भेज दूंगा, उस पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, यू मे एंड द लेक्चर। हाँ, टेस्ट का भी अपलोड का लिंक भेजता हूँ अभी, जयवर्धन।